Hello everyone, my name is Shivans. I'm a third year student in IIT BHU and I scored All India rank 9610 in JEE Mains 2022 and 100 percentile in chemistry. तो इस लेक्चर में पहले हम करेंगे VSEPR थ्योरी, ठीक है। उसके बाद अगर टाइम बचेगा, अगर ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा तो हम VVT भी इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज VSEPR थ्योरी, ठीक है। V फॉर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो तुम्हारी VSEPR थ्योरी है, ये बेस्ड है ऑन द रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस सेल ऑफ एन एटम। तो तुमको पता कोई भी एटम होगा उसमें क्या होगा, वैलेंस शेल होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन शेल्स में लगे होते हैं, फिर वैलेंस शेल होती है। कोई भी तुम्हारी जो रिएक्शन होती है उसमें तुम्हारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे होता है नेगेटिव चार्ज। तुमको पता है सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी पे बेस्ड है तुम्हारी VSEPR थ्योरी, ठीक है। तो अब ये हमको हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब हम देखते हैं इसके पॉस्टुलेट्स, ठीक है। तो तुम्हारा पहला पॉस्टुलेट क्या है कि तुम्हारा जो शेप होगा किसी मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करेगा कि कितने तुम्हारे बॉन्डेड और कितने तुम्हारे नॉन बॉन्डेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द सेंट्रल एटम, ठीक है। तो जो एक कोई एटम होगा उसको बोलेंगे हम सेंट्रल एटम। जो तुम्हारा सेंटर में होगा उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नॉन बॉन्डेड होंगे, जिसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखा होगा, कुछ ने बॉन्ड बना रखा होगा। तो कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं और कितने वहाँ पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उससे हमको पता चलेगा कि उसका तुम्हारा शेप क्या है, ठीक है। तुम्हारा सेकंड पॉस्टुलेट है इलेक्ट्रॉन रिपल ईच अदर सिंस दे आर नेगेटिवली चार्ज, हेंस दे ट्राई टू ऑक्युपाई सच अ पोजीशन दैट हैव द मिनिमम रिपल्शन, दैट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो तुमको पता है सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसीलिए तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन्स है अराउंड द सेंट्रल एटम वो ट्राई करते हैं कि एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखें ताकि मिनिमम रिपल्शन लगे। क्योंकि तुम्हारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2/R², ठीक है। तुमको कई बार बता चुका हूँ। मतलब ये R डिस्टेंस जितनी तक कम होगी फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, मतलब रिपल्शन उतना ज्यादा लगेगा। इसलिए ट्राई करेंगे कि तुम एक दूसरे से क्या रहे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें ताकि रिपल्शन कम लगे। तो मेनली यही पोस्टुलेट है जिसका यूज करके हम किसी का भी शेप बताते हैं कि तुम्हारा ट्राइगोनल प्लानर होगा कि टेट्राहेड्रल होगा कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगा या फिर स्क्वायर प्लानर होगा, ठीक है। तुम्हारा थर्ड पोस्टुलेट है कि वैलेंस शेल इज टेकन एज द स्फीयर वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकेटेड ऑन द स्फीयर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तुम्हारे तरफ से देखा जाए तो इनडायरेक्टली पहला वाला पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, तुम्हारा जो वैलेंस शेल है, ठीक है, उसको हम एक स्फीयर मानते हैं। मतलब ऐसे मान लो, ऐसे ड्रॉ करते हैं। और तुम्हारा जो हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन इस पे एम्बेडेड है, वो भी मैक्सिमम डिस्टेंस पे एक दूसरे से, ठीक है। तुम्हारा अगला की मल्टीपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज अ सिंगल बॉन्ड। मतलब कि जैसे मान लो कभी भी हमको मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट करना होगा तो हम उसको एज अ सिंगल बॉन्ड करेंगे। जैसे तुम्हारे मैं मान लो कार्बन है, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन है। तो कभी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि यहाँ पे दो बॉन्ड है तो दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, इसलिए कार्बन बॉन्ड इधर होगा और एक कार्बन बॉन्ड इधर होगा, ठीक है। तो तुम्हारे मल्टीपल बॉन्ड है उनको हम एज अ सिंगल बॉन्ड ट्रीट करते हैं। अभी तुमको जब एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे से समझ आएगा तुम्हारा। तो अगला पार्ट क्या है कि तुम्हारा वाइल द लोन पेयर इज लोकलाइज्ड ऑन द सेंट्रल एटम एंड बॉन्ड पेयर इज शेयर्ड बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है। तुम्हारा जो लोन पेयर होता है, तुम्हारा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको बोलते हैं लोन पेयर। दो है तो इसका पेयर है, उसको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, जो तुम्हारा बॉन्ड किसी ने बना रखा होगा तो उसमें क्या होगा, तुम्हारा बॉन्ड ऐसे होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। यहाँ पे तुम्हारा एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तुम्हारा दो इलेक्ट्रॉन है पास में। यानी कि जो तुम्हारा लोन पेयर होगा वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। वही यहाँ पे लिखा हुआ कि हेंस द लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर इज मोर देन बॉन्ड पेयर। मतलब ये तुम्हारा अगर दो बॉन्ड होंगे, ठीक है, उसके बीच में रिपल्शन कुछ लग रहा होगा, तुम्हारा एक लोन पेयर होगा, एक बॉन्ड होगा, उसके बीच में रिपल्शन कुछ लग रहा होगा, एक लोन पेयर होगा, दूसरा लोन पेयर होगा, उसके बीच में रिपल्शन लग रहा होगा। तो जो लोन पेयर का रिपल्शन होगा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे तुम्हारे जो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होंगे। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ लो चार्ज एक क्यों है, एक चार्ज क्या है, 2Q है, ठीक है। तुमको पता है जितना ज्यादा चार्ज ज्यादा होगा रिपल्शन उतना ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा रिपल्शन लगेगा, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हारे लिए एक टेबल बना दी है, तो इस टेबल में ही हम सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो पहला तुम्हारा तो यहाँ में नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिख रखे हैं कि कितने तुम्हारे बॉन्ड होंगे। दूसरा तुम्हारा है स्ट्रक्चर क्या होगा, तीसरा तुम्हारा एंगल्स है, तुमसे इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट हाइब्रिडेशन वाला पार्ट हम तब फिल करेंगे जब हम वीवीटी पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड ये वाला पार्ट तुम्हारा जेईमेंस में नहीं पूछा जाता, एडवांस में पूछा जाता है। बट जितना तुम्हारा एनसीईआरटी में दिया है उनका तुमको मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर उसकी ज्योमेट्री तुमसे पूछ जाती है, फिर उसके ये एग्जांपल्स लिखे हैं। तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये सारे एग्जांपल्स हैं जितने तुम्हारे पीवाईक्यू में आज तक पूछे गए हैं। मैंने सारे पीवाईक्यूज को उठाया, उसमें से जितने भी तुम्हारे स्ट्रक्चर पूछे गए हैं सारे स्ट्रक्चर को अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया। तुम ये देख सकते हो यहाँ पे ये इतने सारे ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जो पहले ज्योमेट्रीज हम पढ़ने वाले हैं, या फिर बोले ज्योमेट्री बोले या बोले कि शेप पढ़ने वाले हैं, वहां पे तुम्हारा मॉलिक्यूल के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। सिर्फ बॉन्ड्स है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। पहले उनका शेप देखेंगे, उसके बाद जब लोन पेयर आएगा तो उनके शेप अलग से पढ़ेंगे। तो देखो अगर तुम्हारे
इसमें दो बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। हमारा तुम्हारा सेंट्रल एटम एक ए है, ठीक है, उसने दो बॉन्ड बना रखे हैं। अब तुम खुद सोचो कि दो बॉन्ड मैक्सिमम कितने डिस्टेंस पे हो सकते हैं। जब तुम्हारा एक बॉन्ड इधर हो, एक बॉन्ड इधर हो, यानी 180 डिग्री पे, ठीक है। और कोई चांस है अगर तुम हल्का भी इधर करोगे तो 180 से कम हो जाएगा, इधर करोगे 180 से कम हो जाएगा, तब ज्यादा हो जाएगा। तो तुम्हारी मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है जब दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो दो बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये लीनियर होगा, ठीक है। इसलिए तुम्हारा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर। ऑर्बिटल अभी हम बाद में करेंगे जब हम वीवीडी पढ़ लेंगे। तुम्हारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तुम्हारा CO2 है, दो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरह क्या है, लीनियर। तो यहाँ जितने भी एग्जांपल लिखे गए हैं ये सारे के सारे PYQ में कभी ना कभी पूछे गए हैं। देखो मैं तुमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगा और तुमको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, उसको तुमको मैथड लिखा दूंगा। बट वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम VVT एंड VSEPR थ्योरी पढ़ेंगे। अभी बस एग्जांपल देख लो, अगर तुमको ड्रॉ करने में दिक्कत होती है तो वो अभी जब नेक्स्ट लेक्चर में तुमको मैं सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता दूंगा जितने भी तुम्हारे अभी तक PYQ में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला तुम्हारा देखो, अगर तीन बॉन्ड हुए, तुमको सोचो अगर तीन बॉन्ड है तो तीन बॉन्ड को तुम मैक्सिमम कैसे लगा सकते हो। तुम्हारा ओवरऑल स्पेस पूरा होता है, स्पेस में एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर तीन को तुमको एडजस्ट करना है तो कैसे करोगे, 120 डिग्री पे, ठीक है। अगर तुम तीन को 120 डिग्री पे कर दोगे एडजस्ट तो तुम्हारी क्या होगी, मैक्स मिनिमम रिपल्शन वाली पोजीशन होंगी। ये तुम्हारा तीन बॉन्ड होते हैं तो तुम्हारे ये 120 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। यानी ये एंगल से कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे ये शेप कैसा है, तो ये ट्राइंगल है और ये एक प्लेन में है, ठीक है। एक ही प्लेन में है, एक प्लेन है मान लो, उसी में तीनों बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, एक बॉन्ड ऐसे, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगुलर है ना, ट्राइगोनल प्लानर। तो ये इसके एग्जांपल है, तुम्हारा BF3 हो गया, NO3 माइनस हो गया, SO3 होगा, CO2-2 हो गया। CO2-2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, ये सारे बॉन्ड क्या होते हैं, यहाँ पे 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो याद हम देख सकते हो जो तुम्हारे डबल बॉन्ड है, ठीक है, उसको हमने एज अ सिंगल बॉन्ड ट्रीट किया, ऐसा ट्रीट किया कि यहाँ पे एक दो तीन चार चार बॉन्ड है, इसको हम एज अ सिंगल बॉन्ड ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा अगला जब है चार बॉन्ड है, तो जब चार बॉन्ड होंगे तो तुम्हारा ये स्पेस में कैसे अरेंज होता है, तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। एक एटम तुम्हारा ये है, इधर अरेंज होगा, एक तुम्हारा इसी प्लेन में होगा, ये तुम्हारा एक आउटवर्ड होगा, ठीक है। आउटवर्ड सिंबल ऐसा होता है ये, और तुम्हारा इनवर्ड है, उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। इस केस में जो तुम्हारा एंगल होता है वो तुम्हारा होता है 109.5 डिग्री। एंगल कितना होता है, 109.5 डिग्री। और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब टेट्राहेड्रल क्योंकि इसमें क्या होता है, चार ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, ठीक है। तुमको कुछ शेप दिखा देता हूँ मैं, मतलब ये तुम्हारा लीनियर वाला हो गया, ये तुम्हारा ट्राइगोनल प्लानर हो गया, ये तुम्हारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल मतलब ये तुम्हारा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, और यहाँ से तुम्हारा ये ऐसे ये बना हुआ है फेस, एक तुम्हारा ये बना हुआ है और एक तुम्हारा ये बना हुआ है, और एक फेस तुम्हारा भी इसके पीछे होगा। तुम्हारे कितने फेस है, तो एक तुम्हारा बैक साइड में होगा, एक दो तीन चार, चार फेसेस हैं, इसलिए क्या है, टेट्राहेड्रल है। यहाँ तुम्हारा जो वहाँ जो ऐसे जूम करो, तुम्हारा जो एटम होगा वो क्या होगा, जो तुम्हारा ये टेट्राहेड्रल है उसके सेंटर पे होगा, ठीक है, उसके सेंटर पे इमेजिन करो। और तुम्हारा ये बॉन्ड्स ऐसे मान लो, ये तुम्हारा बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया। फिर तुम्हारा तुम्हारा अगर 5 बॉन्ड्स होंगे तब क्या होगा, तुम्हारा मान लो ये एटम सेंट्रल एटम है, ठीक है। तुम्हारे इसमें क्या होंगे, तीन बॉन्ड एक प्लेन में होंगे ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये तुमने ट्रायंगुलर प्लानर देखी थी ज्योमेट्री, ठीक है, जैसे यहाँ पे थे 120 डिग्री में। और दो बॉन्ड तुम्हारे ऐसे होंगे, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये तीन तुम्हारे क्या है, एक प्लेन में है, ठीक है। ये तुम्हारे मैक्सिमम डिस्टेंस में कब होंगे, ये तुम्हारे कितने डिग्री पे होंगे, 120 डिग्री। यानी इन तीनों के बीच का एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, ये कितना है, 120 डिग्री। और ये तुम्हारा कैसा है, इसके परपेंडिकुलर है, इन तीनों के परपेंडिकुलर ये है, और इन तीनों के परपेंडिकुलर, यानी ये इसके परपेंडिकुलर भी है, इसके परपेंडिकुलर भी है, और इसके परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। मतलब उनको 3D में दिखा देता हूँ। जो तुम्हारा ये बॉन्ड है, ठीक है, तो तुम्हारा ये है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा एक तीन बॉन्ड तुम्हारे ये प्लेन में हो गए, एक दो ये तीन, और चौथा बॉन्ड तुम्हारा ये होगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड देखो तो इसके भी 90 डिग्री पे है, इसके भी 90 डिग्री पे होगा, और इसके भी 90 डिग्री पे होगा, क्योंकि ये तुम्हारा एक प्लेन है और ये तुम्हारा क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये भी तुम्हारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अगर एंगल्स की बात करें तो यहाँ कौन कौन से एंगल पॉसिबल है, देखो तुम्हारा ये इन दो के बीच में एंगल जो होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री। तो तुम्हारा इसके और इसके बीच में एंगल हो कितना होगा, वो 90 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो कितना आ जाएगा, वो 180 डिग्री। तो यहाँ पे तीन टाइप्स के एंगल पॉसिबल है, ठीक है। तो देखो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, तो तुमको मैं कुछ पहले स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, टाइप्स ऑफ पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, देखो तुम्हारा ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये तुम्हारा ट्रायंगल है, उसमें तुम्हारा ये देखो ऐसे पिरामिड बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। अगर तुम्हारी स्क्वायर बेस है, उस पे अगर तुमने ऐसे बना दिया ये, तो चार से जोड़ दिया, उसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। तुम्हारा यहाँ पे क्या है, तुम्हारा देखो पेंटागोनल, तुम्हारा ऊपर क्या बना, पिरामिड, पेंटागोनल इसका बेस है। तो तुम्हारा जो ये स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा है, तो इसको बोलते हैं पिरामिड, ठीक है। तुमने देखा होगा जो जैसा बेस होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम बोल देंगे। तो यहाँ तुम्हारा ट्रायंगल बनना है, इसलिए क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल। कितने पिरामिड बन, देखो एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसलिए बाई पिरामिडल, ठीक है। तो क्या इसका ट्राइगोनल बाई
बाई पिरामिडल। इसके एग्जांपल तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। मतलब तुम्हारा PCl5 होगा तो तुम्हारा ये P, 3Cl तुम्हारे यहाँ यहाँ एक यहाँ हो गया, ठीक है, और 2Cl तुम्हारे ये ऐसे हो गया, तो क्या हो गया PCl5। तो ये तुम्हारा ट्रायंगुलर पिरामिडल, ये तुम्हारा बाई पिरामिडल, ऐसे देखते हैं इसका नाम की ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। वही अगर 6 होंगे तो कैसे लगाएंगे, तो वो तुम एक प्लेन में पहले 4 को लगाओ, तो एक प्लेन में अगर 4 को लगाओगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस में वो कब हो सकते हैं, जब एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो। मतलब एक तुम्हारा ये हो गया, दूसरा तुम्हारा ये हो गया, तीसरा तुम्हारा ये हो गया, चौथा तुम्हारा ये हो गया, तो ये चारों क्या है एक प्लेन में, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया स्क्वायर हो गया। और तुम्हारा एक बॉन्ड मैंने ऊपर ऐसे लगा दिया, एक बॉन्ड नीचे ऐसे लगा दिया, तो तुम्हारे कितने हो गए, देखो 6 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड हमको लगाने थे, 6 बॉन्ड ऐसे लगाते हैं हम, ठीक है। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। इसको हम स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते हैं, बट तुम्हारा ज्यादा कॉमन नेम क्या यूज होता है, ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, इसको तुम जोड़ोगे ऐसे बनाओगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे, तो 4 फेस ऊपर आएंगे ट्रायंगुलर और 4 फेस नीचे आएंगे, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 8। 8 मतलब क्या ऑक्टा, जैसे हमारे पे 4 फेसेस थे तो टेट्राहेड्रल नाम था, यहाँ पे 8 फेसेस आएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तुम्हारा ये ऑक्टाहेड्रल है, तुम्हारा मतलब देखो एक फेस तुम्हारा ये वाला होगा, ये वाला, और दूसरा फेस तुम्हारा ये दिख रहा है तुमको, तीसरा फेस तुम्हारा ये वाला, और चौथा फेस इसके जो जस्ट पीछे होगा, ठीक है। इसको तुम इमेजिन करो 3D में कि कैसा होगा ये, ठीक है। तो तुम्हारे जो ऑक्टाहेड्रल होता है उसमें जो सारे एंगल्स होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे, तो यहाँ तक तो 90 90 था ये सब में, यहाँ इसके भी क्या है 90 डिग्री पे, ये एंगल यहाँ पे क्या है 90 डिग्री। देखो इसको तुम एक तरह से और इमेजिन कर सकते हो, देखो ऑक्टाहेड्रल को हम थोड़ा क्यूब के अंदर विजुलाइज करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ये तुम्हारा क्या है, ये फेस के सेंटर्स हैं, ये क्यूब है, ठीक है। क्यूब का इसको बोलते हैं फेस, तुमको बता चुका हूं मैं। तो ये तुम्हारा ये फेस का सेंटर है, ठीक है। तो दोनों पे ये इसका फेस का सेंटर, इसके जो बैक साइड वाला होगा फेस उसका सेंटर, ये इधर सेंटर, ये इधर सेंटर, चारों का से ज्वाइन कर दिया, क्या बन गया, ये उसका वाला पार्ट बन गया। यहाँ तुम्हारा वाला सेंट्रल एटम होगा, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, 4 बॉन्ड ये होगा। तुम्हारा जो ऊपर जो फेस सेंटर होगा, ठीक है, उसका ऐसे ज्वाइन कर दो तो 5वां बॉन्ड ये बन गया, छठा बॉन्ड ये बन गया, तो 6 बॉन्ड क्या बन गया, ये बन गया। अगर इस कॉर्नर को इससे ज्वाइन करेंगे तो फेसेस कितने बनते हैं 8, इसलिए क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको तुमको मैं क्यूब विजुलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान से देखोगे तुम्हारा ये क्या, जो तुम्हारी ये लेंथ है ये कितनी a/2, क्योंकि तुम्हारा पूरा क्या होगा ए, मान लो उसका ए साइड है, ठीक है। तुम्हारा a/2 ये भी है, तुम्हारा ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये भी a/2 होगा, ये भी क्या होगा, ये भी तुम्हारा a/2 होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा a/2 होगा। यानी सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। सबका एंगल इक्वल है, सारे एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे है, सारे आइडेंटिकल है। तो मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे ये काम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि तुम पढ़ोगे कि तुम्हारा जो मान लो PCl5 है, तो तुम्हारा इसमें जो 3 बॉन्ड है ये वाले, उनका बॉन्ड लेंथ, अगर इनकी बॉन्ड लेंथ देखोगे तो तुम्हारा ये जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इनकी बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अभी आगे बताऊंगा उसके बारे में। एक तो इस चीज के लिए काम आता है कि आइडेंटिकल, और दूसरी चीज तुम जब हम देखते हैं पोलैरिटी भी हमारी ये चीज काम आती है कि तुम्हारी स्ट्रक्चर क्या होता है आइडेंटिकल होता है हर तरफ। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि अभी हम इसमें देखेंगे कि तुम्हारी इक्वेटोरियल पोजीशन एंड एक्सियल पोजीशन, बट इसमें कोई भी इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन नहीं होती, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं, बट इसमें इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन होती है, ठीक है। तो अगर तुम्हारे 7 बॉन्ड होगे तुम कैसे अरेंज करोगे, तो 7 बॉन्ड होगे, तुम 5 बॉन्ड्स को एक प्लेन में अरेंज करोगे, ठीक है, यानी पेंटागोनल हो जाएगा वो, और तुम 2 ऐसे कर दोगे, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ये तुम्हारा प्लेन में तुम्हारे 5 बनने वाले, इसलिए पेंटागन बनेगा। तो पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर दूसरा पिरामिड नीचे, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो अगर तुमने विजुअलाइज कर रखा 3D में तो तुमको नाम लिखना बहुत इजी होगा, एकदम सिंपल से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर एंगल की बात करें तो तुम्हारे एंगल दो कौन कौन से होंगे, तुम्हारे ये 2 होंगे, 2 के बीच कितना एंगल होगा तुम्हारे को पता 360 डिग्री एंगल होता है पूरा, और 5 बॉन्ड है 360/5, यानी कितना देगा 72 डिग्री, ठीक है। इनके बीच का एंगल 72 डिग्री होगा। अगर दो के बीच का एंगल देखोगे तो तुम्हारा ये 144 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसका इनसे एंगल देखोगे तो सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखोगे तुम्हारा कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में ये वाला नहीं दिया है, बट तुम्हारा पीआईक्यू में ये पूछा गया है, स्ट्रक्चर पूछा गया है, ठीक है। एंगल्स तुमसे नहीं पूछा गया है इनके बारे में, बट सिंपल है, इतना कोई टफ है नहीं, ठीक है। ये सब इनके एग्जाम्पल लिखे हैं, अभी एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। अभी तुमको बस मैं तुमको समझा रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, कैसे तुम उनकी नेमिंग लिखते हो। सिंपल ज्योमेट्री होती है, अगर तुमको उनका शेप पता है कि एक्चुअल में कहाँ से वो शेप आया है, तो तुम आराम से उसका शेप लिख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हाइब्रिडेशन और ऑर्बिटल हम बाद में फिल करेंगे जब हम बीबीटी पढ़ेंगे। अब देखो मैंने एक नोट करके लिख रखा है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि तुम्हारा IF6 माइनस में क्या होता है, तुम्हारी कैसे ज्योमेट्री होती है। उसमें होता है ट्राइगोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये तुम्हारा पहले क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के पूछे जाने के बहुत कम चांस है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते थे जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं होते थे। बट अब तुम्हारा जो पेपर आता है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो एनसीईआरटी से आने वाला है, ठीक है। तुम्हारा ये क्वेश्चन था 2020 का PCl5, जो तुम्हारा
सॉलिड स्टेट में है, एग्जिस्ट करता है एज PCl4+ एंड PCl6-। और ये तुम्हारा पी ब्लॉक में दिया है, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। बट हाँ, अब जो तुम्हारा पी ब्लॉक से काफी हद तक तुम्हारा सिलेबस जो हट गया है, तो उस पार्ट से आता है, तो बहुत कम चांस है ये भी क्वेश्चन पूछा जाए, बट एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा याद कर लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो तुम्हारा एक चीज पॉइंट हो गया। फिर तुम्हारा अगला पॉइंट है XeF6 इज द डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये भी तुम्हारा पी ब्लॉक में दिया है, ठीक है, ये तुमसे पूछा नहीं गया बट ये तुमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो XeF6 क्या होता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों होता है? XeF6, ठीक है, XeF6 को तुम्हारा क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, नॉर्मल ये वाला ऑक्टाहेड्रल शेप होगा, ठीक है। बट इसमें तुम्हारा एक लोन पेयर भी है, तो जो लोन पेयर कहीं पे लगा होगा ना, तो क्या करेगा ये? इस लोन पेयर अगर आ गया तो वहां पे रिपल्शन लगाएगा, तो उस ऑक्टाहेड्रल शेप को क्या कर देगा? बिगाड़ देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, इसलिए इसका नाम देगा क्या? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या होती है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो आई थिंक तुमको भी 3D में सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो तुम्हारा रूल नंबर 6 क्या कहता है? तो अभी तक जो रूल था, ठीक है, वो तुम्हारा क्या था तब तक के लिए जब तुम्हारे क्या था लोन पेयर नहीं थे। अब तो लोन पेयर आएगा तो कुछ रूल्स और आते हैं। क्या रूल्स आते हैं? जो तुम्हारा यहाँ पे 6 पॉइंट क्या है कि तुम्हारा इन द केस ऑफ ट्राइगोनल, प्लैनर, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ऑल द पोजीशंस आर आइडेंटिकल। मतलब सारी पोजीशंस क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे कोई भी इसमें लोन पेयर नहीं है तो सारे बॉन्ड्स क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। सबकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? आइडेंटिकल होंगी। और सबके बीच का जो एंगल होगा आइडेंटिकल होगा, जो तुम्हारा फिक्स होता है। जो तुम्हारा टेट्राहेड्रल में 109.5, ऑक्टाहेड्रल में 90 और तुम्हारा ट्राइगोनल प्लान में 120 वो फिक्स रहेगा, ठीक है। वो चेंज नहीं होने वाला है अगर तुम्हारे लोन पेयर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखा है? नोट ऑल नॉन पोलर इफ द सराउंडिंग एटम्स आर सेम। मतलब अगर सराउंडिंग एटम सेम है, अगर उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी तुम्हारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, जितने भी तुम्हारे कंपाउंड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? नॉन पोलर होंगे। क्योंकि तुम 3 डायमेंशन में तुम अगर कोई भी वेक्टर इक्वल एंगल से बनाते हो तो उनका नेट सम क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। तुमने अगर वेक्टर का तुमको आइडिया होगा तो आइडिया होगा। तो अभी आगे हम पोलैरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, तब इसको मैं और अच्छे समझाऊंगा। अभी तुमको मैं लिख दिया है, ठीक है, इससे हम बाद में एंड में फिर से आएंगे। तो अभी तुमको जो मैं पोलैरिटी पढ़ा दूंगा तो तुमको और समझ में आ जाएगा। मान लो तुमको अगर ये पॉइंट समझ में भी ना आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेंस ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल इफ द सराउंडिंग एटम आर आइडेंटिकल। ये मैंने लिख रखा है। तुम्हारा रूल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर तुम्हारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा बॉन्ड है, तुम्हारा क्या होगा? एक प्लेन है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर प्लेन है, यहाँ पे 3 बॉन्ड ये है, 2 बॉन्ड तुम्हारे हैं। तो ये जो ये वाली जो तुम्हारी ये ट्रायंगुलर प्लानर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन और इनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तुम्हारा एक्सिस मतलब ये एक्सिस पे होगा, ठीक है, एक्सिस पे होगा मतलब एक्सियल पोजीशन। और ये तुम्हारा इक्विटोरियल मतलब यहाँ से देखो ये जितना इधर होगा इतना इधर होगा, इसलिए इक्विटोरियल, ठीक है। ये तुम्हारी होती है इक्विटोरियल पोजीशन, ये होती है तुम्हारी एक्सियल पोजीशन। ये दोनों वर्ड याद रखना, तुम ये तुमको क्वेश्चन में यूज करेगा, ठीक है। तुम्हारा क्या होगा? इक्विटोरियल पोजीशन, ये तुम्हारा क्या होगा? एक्सियल पोजीशन। तुम्हारा तो रूल क्या कहता है कि तुम्हारा जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ना, उनको हम कहाँ रखेंगे? ऑलवेज ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन। क्यों रखेंगे ऐसे? कि तुम सोचो जहाँ पे जो इक्विटोरियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एंगल कितना है? 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, यानी लोन पेयर के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। और तुम्हारे कितने इसके 90 डिग्री पे होंगे? तो एक तुम्हारा ये 90 डिग्री पे होगा, एक तुम्हारा ये 90 डिग्री पे, यानी 2 90 डिग्री वाले बॉन्ड होंगे और बाकी तुम्हारे 120 वाले 2 बॉन्ड होंगे। बट अगर तुमने मान लो इसको यहाँ पे रखा होता लोन पेयर, तो तुम्हारे यहाँ पे 3 तुम्हारे ऐसे बॉन्ड होंगे जो तुम्हारे क्या होंगे? 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। तो अगर 3 तुम्हारे 90 डिग्री पे होंगे तो तुम्हारा क्या होगा? ज्यादा रिपल्शन लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एंगल क्या होगा? कम होगा, 3 90 डिग्री वाले हैं, तो यहाँ पे रखेंगे सिर्फ 2 90 डिग्री वाले होंगे। तो इक्विटोरियल पोजीशन में क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे इसलिए कम रिपल्शन लगेगा, नहीं यहाँ पे इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर क्या होंगे? ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए लिखा कि लोन पेयर शुड बी ऑन द इक्विटोरियल पोजीशन एज द रिपल्शन विल बी लेस, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक पॉइंट होगा, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। ये तो तुम्हारे प्योर केस में जरूर तुमको देखने को मिलेगा, मतलब ये तो तुमको जेईई मेंस में जरूर देखने को मिलेगा। तो दो एक और पॉइंट है कि अगर तुम्हारा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है ना, उसको हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। अगर तुम्हारा लोन पेयर होता है तो उसको हम रखते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कहाँ रखते हैं? एक्सियल पोजीशन। मतलब तुम्हारा ये XeO3F2 था, हम ऑक्सीजन को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, फ्लोरीन को यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि फ्लोरीन क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखेंगे? हम एक्सियल पोजीशन पे। बट तुमसे जेईई मेंस में नहीं पूछेगा क्योंकि तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। बट लोन पेयर वाला एनसीईआरटी में गिवन है, तो तुमसे वो जेईई मेंस में पूछ सकता है, ये तुमसे जेईई एडवांस में पूछ सकता है। पर तुमको बता दिया ताकि क्योंकि तुम्हारा ये एक पॉइंट छूट जाता है वरना, इसलिए तुमको मैंने बता दिया फॉर योर नॉलेज। अब देखो मान लो ये 5 बॉन्ड हुए, ठीक है, ऐसे 5 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड होगा तो ज्यादा रिपल्शन लग रहा होगा एज कम्पेयर टू ये जो बॉन्ड यहाँ वाला होगा। इसीलिए तुम्हारे जो यहाँ वाले बॉन्ड होते हैं, ठीक है, वो बॉन्ड क्या होते हैं? उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है एज कम्पेयर टू इनकी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन कम लगेगा, रिपल्शन कम लगेगा तो स्ट्रेंथ अच्छी होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ अच्छी होगी, नहीं बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। और यहाँ पे तुम्हारा रिपल्शन लगाएगा इस पे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी लगाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भी लगाएंगे। ज्यादा रिपल्शन होगा तो क्या होगा? ये दूर भागेगा ना, क्योंकि रिपल्शन लगाएगा ना, रिपल्शन फोर्स लगाएगा मतलब किधर भागेगी? दूर भागेगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। वही लिखा कि एनसीईआरटी का पॉइंट है एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड ड्यू टू द मोर रिपल्शन, ठीक है। तुम्हारा ये असम्पशन रीजन भी पूछ सकता है कि तुम्हारा क्यों ऐसा होता है, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे क्या होता है? इस
वाले बॉन्ड पे ज्यादा रिपल्शन लग रहा होता है। इसलिए तुम एक रिएक्शन पढ़ते हो कि तुम्हारा जो PCl5 है, ठीक है, उसको अगर तुम हल्का हिट करते हो तो तुम्हारा कन्वर्ट होता है PCl3 और प्लस Cl2, क्योंकि तुम्हारे जो ये बॉन्ड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, तो ये पहले टूट जाते हैं, तो Cl2 वो निकल जाता है, बाद में PCl3 से बचता है। तो ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी तुम ध्यान रखना। अब दो रूल नंबर क्या है, 8 क्या है कि ड्यू टू द लोन पेयर द स्ट्रक्चर विल बी डिस्टॉर्टेड। ये तुमने भी देखा था, XZF6 था, ठीक है, तुम्हारा ऑक्टाडाइड स्ट्रक्चर था, ठीक है, बट लोन पेयर ने क्या किया, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो कोई भी केस होगा, जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ तुम्हारा ये ट्रायंगुलर प्लानर वाला केस था, ठीक है, ऐसा था ऐसा था ऐसा था। मान लो अगर यहाँ पे एक लोन पेयर हुआ, ये तुम्हारे दो बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन कम होगा एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जिसके से ये एंगल जो होगा, जो क्या हो जाएगा, 120 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर को, ठीक है, इसको ढकेलेगा इधर, तुम्हारा 120 से थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 120 हो जाएगा ये, और ये ना तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लेस देन 120 हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, लोन का डिस्टॉर्ट कर देता है। अब देखो, ये मैंने ये इमेज क्यों लगा रखी है, तो ये तो तुम्हारा झूला तुमने देखा होगा, तुम बचपन में झूले भी हो, तो इसको बोलते हैं सी सॉ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सी सॉ। तो हम एक ज्योमेट्री पढ़ते हैं जिसको हम सी सॉ बोलते हैं। तो उस ज्योमेट्री क्या होती है, तुम्हारे दो बॉन्ड देखो ऐसे हैं, और दो बॉन्ड तुम्हारे कैसे हैं, ये तुम्हारा ऐसा ऐसा, ठीक है, तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है, सी सॉ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम ये ज्योमेट्री पढ़ते हो सी सॉ। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री स्लैश शेप इफ द मॉलिक्यूल हैव लोन पेयर्स। तो मैंने यहाँ कौन कौन से कॉलम बना रखे हैं, पहले तुम्हारा है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, फिर तुम्हारा है नंबर ऑफ लोन पेयर्स, फिर तुम्हारा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, पहले हम पूरे पूरे का अरेंजमेंट देखेंगे, फिर तुम्हारा क्या है शेप, फिर तुम्हारे एंगल्स, फिर तुम्हारे नॉन पोलर या फिर पोलर, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर टेबल हम तब फिल करेंगे जब हम क्या कर लेंगे, पोलैरिटी वाली चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे, बाकी तुम्हारी ये एग्जांपल्स हैं, PIQ मैंने क्लियर रखा है, क्योंकि ये सारे एग्जांपल हैं जितने तुम्हारे तुम्हारे स्ट्रक्चर पूछे गए हैं, मैंने सारे अलग अलग डिवाइड करके ऐसे लिख दिए हैं। तो अब हम एक एक करके सारी ज्योमेट्री देखेंगे जो तुम्हारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो पहले हम देख रहे हैं जहाँ पे टोटल नंबर क्या होगा, 3 होगा। अब 3 नंबर है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि तुम्हारे दो तुम्हारे बॉन्ड हो और एक क्या हो, लोन पेयर हो, ठीक है। यानी दो बॉन्ड है, एक लोन पेयर। तो तुम्हारी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वो तुम्हारी वही रहती है जो तुम्हारी पहले ज्योमेट्री थी, मतलब तुमको अरेंज उनको उसी तरह करना है जैसे तुमने पहले किया था जब तुम्हारा लोन पेयर नहीं था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अरेंज किया, तुम्हारा यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे तुम्हारा दो आइटम होंगे, तो भाई कितने डिग्री पे होंगे, 120 डिग्री पे। बट अब ये एंगल 120 डिग्री नहीं बचेगा, क्यों, क्योंकि ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का ज्यादा रिपल्शन होगा एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड, यानी ये जो एंगल तुम्हारा है, ये तुम्हारा 120 डिग्री से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज कर जाएगा, और ये वाला एंगल तुम्हारा 120 डिग्री से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हटा दूं तो बचेगा कैसे, उनको ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका शेप क्या है, तुम्हारा क्या दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है तिरछा, ठीक है, मुड़ा हुआ, मतलब क्या इसका बोल सकते हैं बेंट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेंट शेप। या फिर हमको देखने को मिलेगा वी, देखो ये वी बना हुआ है उल्टा, या तो बोलते हैं इसको हम वी शेप, तो इसको बेंट या वी शेप बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा SO2 है, ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O होता है, डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, तो एंगल होना कितना चाहिए था, ये 120 डिग्री होना चाहिए था, बट यहाँ पे तुम्हारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए तुम्हारा ये एंगल क्या हो जाता है, 119.5 हो जाता है। ये तुम्हारा NCERT का डाटा है, इसलिए तुम इसको याद रखना, ये एंगल याद रखना कि SO2 में कितना होता है, 119.5 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पे और सारे एग्जांपल लिखे हैं जो कि मैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में सारे कराऊंगा, एक एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारे टोटल सम क्या होगा, 4 होगा, 4 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3 तुम्हारे बॉन्ड हो, एक तुम्हारा लोन पेयर है, तो तुम्हारे दो बॉन्ड हो, दो लोन पेयर है, ठीक है। ये 4 की दो प्रोबेबिलिटी है, यानी दोनों केस में चार चार, मतलब तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो वही रहने वाली, मतलब क्या, टेट्राहेड्रल, 4 मतलब क्या, टेट्राहेड्रल दोनों में रहने वाली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमसे पूछेगा कि बताओ ज्योमेट्री बताओ इंक्लूड द इलेक्ट्रॉन, तो तुम यही ज्योमेट्री बताते हो। अगर तुमसे डायरेक्ट शेप पूछता है तब ये बताते हो, ठीक है। अभी एक इस पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन भी आया था, यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोला था। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को भी तुमको ज्योमेट्री में कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे शेप बता रहे हैं, जब यहाँ हमने शेप बताया तो यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, इस केस में इग्नोर किया, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्लूड करो जब तुम ज्योमेट्री उसकी बता रहे हो, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे फिर से मैं अगर लोन पेयर को इग्नोर करूँ तो यानी स्ट्रक्चर को कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब इसका मुझे शेप बताना है, तो अगर ध्यान से देखो, तुम्हारा ये इसको ज्वाइन कर दो इन तीनों पॉइंट्स को, तो क्या बन गया, ये तुम्हारा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। और ये तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, पिरामिड हो गया। यानी एक चीज, अभी कौन सा शेप है, ट्रायंगुलर पिरामिड, देखो नहीं दिखाया था ना, 4 फेस वाला, ठीक है, ट्रायंगुलर, ठीक है, तुम्हारा क्या है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर पिरामिडल, या फिर तुमको ये देखने को मिलेगा ट्राइगोनल पिरामिडल। अब देखो, यहाँ पे तुम्हारा एंगल वैसे होना कितना चाहिए था, 109.5 डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ पे एक लोन पेयर आया, इस लोन पेयर की वजह से रिपल्शन होगा, इसलिए तुम्हारा जो एंगल बचता है, तुम्हारा इन द केस ऑफ अमोनिया की एग्जांपल यहाँ तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन है। अमोनिया के केस में तुम्हारा ये मान लो लोन पेयर हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया। ये जो एंगल होता है तुम्हारा होता है 107 डिग्री। ये एंगल भी याद रखना, तुम्हारा इस पे एक QIQ है, ठीक है, वहां पे तुमको सारे दिए रखे, बोला कि बताओ कंपेयर करो कि तुम्हारा एंगल क्या होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा अमोनिया की
के बीच में कितना एंगल होता है, 107 डिग्री होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे और एग्जांपल है तुम्हारे। तो यहाँ पे तुम्हारे क्या है, दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड हो गए, दो तुम्हारे लोन पेयर हो गए। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं कुछ ऐसा दिखने वाला है नहीं। फिर से तुम्हारा ये क्या हो गया, तुम्हारा ये हो गया बेंट शेप। ठीक है, बेंड बोल सकते हैं, भी बोल सकते हैं वी शेप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा बेस्ट एग्जाम्पल है H2O। तुम्हारा O हो गया तुम्हारे, इसमें एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तुम्हारे क्या हो गया, दो हाइड्रोजन ये बॉन्ड हो गए। ठीक है, तो H2O इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे तुम्हारा एंगल कितना होना चाहिए था, 109.5 डिग्री होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट यहाँ पे तुम्हारा एंगल होता है 104.5 डिग्री। ये भी तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट डाटा है, एंगल है, ये भी तुमको क्या रखना है, याद रखना है। ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन है, इवन ये तो कई बार पीआर में पूछा गया है। यहाँ पे तुम्हारे इसके और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगला तुम्हारा जब सम 5 होगा, अब अगर सम 5 होगा तो तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, तीनों में क्या रहने वाला है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर ध्यान से देखो, यहाँ पे लोन पेयर मैंने कहा लगा इक्वेटोरियल पोजीशन में, दो लोन पेयर हुआ तभी कहा लगा मैंने इक्वेटोरियल पोजीशन में, तीन लोन पेयर है तो तीनों लोन पेयर को मैंने कहा लगाया है इक्वेटोरियल पोजीशन में। अगर तुम किसी और जगह लगा दोगे तो तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सही बताओगे, बट तुम इसका शेप गलत कर दोगे। ठीक है, तब तुम्हारा शेप कुछ और आएगा। जैसे तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा मैंने लगा दिया एक लोन पे, तो यहाँ पे अगर लोन पे हटाऊंगा तो तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। ये ध्यान से देखो, सीसॉ तुम्हारा जो झूला था बोला, ठीक है, तुम्हारा देखो ये स्ट्रेट ऐसा है जिसपे तुम बैठते हो, यहाँ पे एक पर्सन बैठता है, यहाँ पे दूसरा पर्सन बैठता है, ये इसके सपोर्ट के लिए दो लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, सीसॉ। ठीक है, क्योंकि झूले से नाम आया उसका सीसॉ, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीसॉ। ठीक है, या फिर उसको बोल सकते हैं फोल्डेड स्क्वायर, यही बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, टेट्राहेड्रॉन का मतलब जैसे तुम्हारा टेट्राहेड्रल था, यहाँ पे मान लो अगर तुम्हारा चार बॉन्ड थे पहले, ठीक है, निचले चार बॉन्ड थे, अगर एक लोन पर आ जाए, ठीक है, एक लोन पर आ जाए तो क्या करेगा, उसको डिस्टॉर्ट कर देगा। तो या तो इसको हम डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार बॉन्ड बने, मतलब टेट्राहेड्रॉन बन सकता था, बट यहाँ पे लोन पेयर ने उसके शेप को क्या कर दिया होगा, डिस्टॉर्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो तुम्हारा ये एनसीईआरटी में गिवन है तो पूछ सकता है, वैसे अभी तक कभी भी इस वर्ड से पूछा नहीं गया, बट तुम्हारा एनसीईआरटी में गिवन है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, यहाँ पे फोल्डेड स्क्वायर अब क्यों नहीं, अगर तुम शेप को ध्यान से देखो, मान लो तुम्हारा एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर तुम्हारा मान लो ऐसे होगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्क्वायर है, अब स्क्वायर के इस वाले कोने को पकड़ो और इस वाले कोने को पकड़ो। ठीक है, इसको क्या कर दो, इधर थोड़ा बेंड कर दो। ठीक है, अगर बेंड करोगे तो तुम्हारा कैसा बनेगा, ऐसे कुछ शेप बन के आ जाएगा, जो कि तुम्हारा क्या होता है, इसको हम सीसॉ भी बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, फोल्डेड स्क्वायर। तुमको मैं पेपर से करके दिखाता हूँ। मान लो तुम्हारा पहले ये ऐसा स्क्वायर था, ठीक है, मतलब स्क्वायर था ये, ठीक है, तुमने क्या किया, दो को फिक्स रखा है, ठीक है, दो तुम्हारा ये फिक्स है और दो का क्या कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है, ऐसे क्या कर दिया, बेंड कर दिया, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सीसॉ स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक और नाम वहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है, फोल्डेड स्क्वायर। अगर ये चाहेगा तो तुम्हारा जेईएमएस में एक वर्ड यूज कर सकता है। ठीक है, ऐसे अभी तक इसको यूज नहीं किया है जेई वालों ने। अब यहाँ अगर एंगल्स की बात करें तो ये जो तुम्हारा एंगल होगा ये कुछ 90 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, यहाँ पे भी एंगल ये 90 से ग्रेटर हो जाएगा। और तुम्हारा ये एंगल जो तुम्हारा 120 डिग्री था, ये 120 डिग्री से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 120 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा। इस पे तुमको कोई भी एंगल नहीं याद करना है, ना ही इसमें कोई एंगल याद करना है, ना ही इसमें कोई एंगल याद रखना है। ठीक है, बट तुमको मैंने बता दिया ताकि अगर मान लो पूछ लेगा भी तो तुम कर सकते हो। वैसे अभी तक इस पे कोई भी ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस ने नहीं पूछा है। ठीक है, एडवांस में तो देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बट मेंस लेवल पे ऐसा नहीं पूछने वाला है वो। यहाँ पे ये इसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, SF4 जो तुम्हारा होगा, SF4 में क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, चार बॉन्ड होंगे। तो तुम्हारा अगला वाला में क्या है, तुम्हारा ज्योमेट्री तो वही रहने वाली है। अब देखो शेप देखो, यहाँ पे दो लोन पेयर थे, अगर दोनों लोन पेयर को मैं गायब कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो ध्यान से, तो ये क्या बना, देखो ये ठीक है, ये क्या है, तुम्हारा टी बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको टी शेप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको कोई भी एंगल नहीं याद रखना है, बट अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे दो लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे रिपल्शन लगाएगा ज्यादा, ये तुम्हारा एंगल क्या होने वाला है, 90 से ग्रेटर होने वाला है। ठीक है, ये एंगल 90 से लेस हो जाएगा। ठीक है, बट इस पे भी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगर तुम्हारे तीन लोन पेयर होंगे तो तीनों लोन पेयर अगर मैं हटा दूं तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, यानी तुम्हारा क्या बन गया, फिर से बन गया लीनियर शेप बन गया। ठीक है, यहाँ तुम्हारे इसके एग्जांपल्स हो गए। अभी मैं तुमको सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, तो उसकी चिंता भी नहीं करनी, अभी तुम बस सीख लो कि तुम कौन कौन सी ज्योमेट्री पॉसिबल होती है। अगर तुम्हारा समेशन 6 हुआ तो तुमको क्या पता क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, मैं यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल भी लिख देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर बाय पिरामिडल इसको तुमको बहुत रेयर जगह पे लिखा देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे भी लोन पेयर लगा हुआ था, अगर मैं इस लोन पेयर को हटा दूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन करूँ, इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, इसको ऐसे ज्वाइन करूँ, तो क्या बनेगा, ये तुम्हारा एक बनेगा एक पिरामिड। तो तुम्हारा एक स्क्वायर है, तुम्हारा क्या है, ये स्क्वायर बेस है, तुम्हारा कैसा क्या बनना है, पिरामिड बनना है। तो स्क्वायर बेस पे पिरामिड बनना है, इसका मतलब इसका शेप हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल। ये क्या था, स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि पहले क्या बनना था, ऐसे ऐसे इधर देखो, एक पिरामिड इधर, एक पिरामिड इधर, तो दो पिरामिड बनना था, पर यहाँ पे एक ही पिरामिड बनेगा, तो हमारा क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल। सिमिलरली देखो, यहाँ पे तुम्हारे दो लोन पेयर है, तो ये दोनों दो लोन पेयर हटाओगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यदि तुम्हारे कैसे एक प्लेन में है, एक प्लेन में है, चारों तुम्हारे बॉन्ड एक प्लेन में है, एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। सारे एंगल क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा क्या बनना है, एक स्क्वायर में सारे हैं, इसीलिए तुम क्या बोल देंगे, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था, ट्रायंगुलर प्लानर, वैसे क्या है, ये स्क्वायर
प्लेनर की, एक प्लेन में क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे तुम अगर देखोगे तुम्हारा ये एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पर यहाँ पे है, एक लोन पर इस साइड में है, ठीक है। अब अगर तुम सोचो कि यहाँ पे हम इक्वेटोरियल पोजीशन में, ये अगर तुम सोचो या तुम्हारी एक्सियल पोजीशन है, तुम्हारी इक्वेटोरियल पोजीशन, तो यहाँ पे कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं होती, क्योंकि सारे बॉन्ड क्या होते हैं, आइडेंटिकल है। यहाँ पे सारी पोजीशंस आइडेंटिकल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये देखो, यहाँ पे जब दो लोन पे रहते हैं, इधर से जितना फोर्स लगेगा उधर से इतना फोर्स लगेगा, यानी इक्वल फोर्स लगेगा, तो नेट क्या होने वाला है, वहीं पे रहने वाले हैं, किधर भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा, ये सारे एंगल क्या रहने वाले हैं, 90 डिग्री रहने वाले हैं, चाहे ये वाला एंगल हो चाहे ये वाला एंगल हो। बट इस केस में तुम्हारा क्या होगा, इधर तुम्हारा ज्यादा रिपल्शन लगेगा, ठीक है। ये यानी ये तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्क्वायर प्लानर है, ये हल्का सा इस तरह से कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ ऐसे बेंड हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो तुम्हारे एंगल है वो तुम्हारे 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं होने वाले हैं, थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। सिंपली तुम्हारा अगर समेशन क्या है, 7 है, तो 7 के केस में तुम्हारा दो लोन पे वाला स्ट्रक्चर जनरली देखने को मिला है। कौन सा तुम्हारा है, तुम्हारा यहाँ पे दो लोन पे है, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ये क्या है, पेंटागन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने लोन पर यहाँ पे क्यों लगा, यहाँ पे मैंने लोन पर कहाँ रखा एक टाइप से एक्सियल पोजीशन में, क्यों, तो यहाँ पे तुम्हारा एंगल कितना है, 72 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितने हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर तुम्हारा लोन पेयर होगा इस वाली पोजीशन पे, तो तुम्हारा रिपल्शन क्या लगेगा, कम लगेगा। तो हमने इसमें क्यों रखा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस केस में रिपल्शन कम लग रहा था जब हम इक्वेटोरियल में रख रहे थे। यहाँ पे हम एक्सियल में रख रहे हैं तब रिपल्शन कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल का है 90 डिग्री, यहाँ कितना है 72 डिग्री, यहाँ पे एंगल कम है, ज्यादा रिपल्शन होगा, ठीक है। यानी एक लोन पे यहाँ रखेंगे, एक लोन पेयर यहाँ रखेंगे। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑलवेज हम लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं, हम इस केस में इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं, इस केस में एक्सियल पोजीशन में रखते हैं। तुम्हारे दो लोन पेयर मान लो हटा दो तो कुछ ऐसा दिखने वाला है, ये तुम्हारा क्या होगा, ये पेंटागन बनना है, ठीक है, तुम्हारा क्या बनना है, पेंटागन बनना है। तुम क्या बोलेंगे, पेंटागनल प्लानर, ठीक है, क्योंकि एक प्लेन में इसलिए पेंटागनल, यानी यहाँ पे तुम्हारे एंगल कितने होने वाले, सारे के सारे 72 डिग्री होने वाले हैं, अगर ये सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है। मतलब यहाँ पे जो सराउंडिंग एटम है ये अगर सेम है, अगर तुम्हारा सराउंडिंग एटम अलग हुआ तब तुम्हारा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दो अगर एटम्स अलग अलग है तो वहाँ पे रिपल्शन दोनों के बीच में अलग अलग देखने को मिलता है। बट उस लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे जेमेंस में नहीं पूछा जाने वाला है। तो यहाँ पे हमने सारी ज्योमेट्री देख ली जब तुम्हारा लोन पेयर था और जब तुम्हारा लोन पेयर नहीं था, ठीक है। यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है तुमको मैं बाद में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। पहले हम वीबीटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो वीबीटी फुल फॉर्म क्या होता है, वी फॉर वैलेंस, बी फॉर बॉन्ड, टी फॉर थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं वी बी। तो देखो हमने जो वी एस ई पी आर थ्योरी पढ़ा, ठीक है, उससे हमको शेप तो पता लग गया मॉलिक्यूल का थ्योरेटिकली, बट वो एक्सप्लेन नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन को, आखिर बॉन्ड फॉर्म कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो वीबीटी क्या है तुम्हारा, वीबीटी बेस्ड है ऑन द नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब कि तुमको एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नॉलेज होना चाहिए कि एसपीडीएफ ऑर्बिटल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नॉलेज होना चाहिए कि तुम्हारे आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उन ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। फिर उससे हम एक कॉन्सेप्ट निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, की कैसे तुम्हारी ऑर्बिटल क्या करती है, सुपर इम्पोज करती है एक दूसरे पे, कैसे ओवरलैपिंग होती है। तो इन सब का नॉलेज पता होता है तब हम वीवीटी थ्योरी को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि अभी तक हमने देख लिया कि हाँ भी बॉन्ड हम बोलते हैं, अब हम देखेंगे एक्चुअल हम कब बोलते हैं कि हाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, क्या डिस्टेंस होगी जब हम बोलेंगे कि बॉन्ड का फॉर्म हुआ। तो उसको थोड़ा हम अच्छे से केमिस्ट्री वाइज देखते हैं कि आखिर कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन हम देखते हैं, ठीक है। तो तुम कंसीडर करो कि तुम्हारा दो हाइड्रोजन एटम है ए एंड बी, ठीक है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। हेंस तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है और फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने वाला है, ठीक है। जैसे तुम इनको पास में लाओगे, जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो कोई फोर्स नहीं होगा, जैसे इनको पास में लाओगे तो कुछ अट्रैक्शन लगेंगे, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन कौन से लगने वाले हैं और फोर्स ऑफ रिपल्शन कौन कौन से लगने वाले हैं, तुमको पता है। तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा क्या है, एटम है, ठीक है, एटम ए है, तुम्हारा एटम बी है, ये तुम्हारा उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होगा तुमको पता है, प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस पे तुम्हारा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्व कर रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे तुम्हारा प्रोटॉन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो तुमको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगता है, जब तुम्हारे क्या होता है, अनलाइक चार्जेस होते हैं। तुमको क्या पता है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारे लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है। सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो देखो कौन कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो पहला तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तुम्हारा इसका न्यूक्लियस और तुम्हारा इसका खुद का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है Na और E, ठीक है। एन ए का मतलब क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ए, ठीक है। तो तुम्हारा दूसरा इसका अट्रैक्शन होने वाला है NB and EB, ठीक है। पहले इसका खुद के साथ में अट्रैक्शन होगा इन इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये तुम्हारे पहले दो अट्रैक्शन ये हो गए जो कि तुम्हारे न्यूक्लियस के खुद के इलेक्ट्रॉन से होंगे। फिर तुम्हारा अगला अट्रैक्शन है NaEb, मतलब ये तुम्हारा ये न्यूक्लियस है और इसका इलेक्ट्रॉन, तो NaEb और ये न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा NbEa, ठीक है। तो जो येलो कलर से दिखा रखे हैं मैंने वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखा रखे हैं कि किसके किसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने वाला है। तो तुम्हारे ये चार
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और यहाँ पे तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इनके बीच में लगने वाला है रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन लगने वाला है Na, Nb, न्यूक्लियस ए न्यूक्लियस बी के बीच में, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला रिपल्शन यानी Ean, Eb के बीच में। ठीक है, जो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ट्राई करेगा कि उनको क्या लाए, एटम्स को क्लोज लाए, और जो तुम्हारा रिपल्शन फोर्स है वो ट्राई करेगा कि उनको दूर भेजे। ठीक है, अब देखो तुमको पता है कि तुम्हारा फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2/R² होता है, तुम्हारा एनर्जी क्या होता है, K Q1 Q2/R होता है। अब तुमको बता दो, तुमको अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रखा हो, तुमको पता है तो तुम्हारी एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक है, एटम की रेडियस होती है वो अप्रॉक्स में पिकोमीटर के रेंज में होती होगी। तुमने अगर बोर रेडियस पढ़ी होगी तो बोर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, A0 N² होता है। ठीक है, अगर एन की वैल्यू 1 डालोगे, नहीं तुम्हारी फर्स्ट ऑर्बिट है तुम्हारी ये, तो फर्स्ट ऑर्बिट एन की वैल्यू 1 डालोगे, तुम्हारा आ जाता है, तुम्हारे A0 की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। तो जब हम ये बोले कि तुम्हारा पिकोमीटर रेंज क्या होता है, या फिर बोले कि 10⁻11 की रेंज का होता है, क्योंकि अगर 10⁻11 में करोगे तो पिकोमीटर क्या होता है 10⁻12। ठीक है, यहाँ का ए डेसिमल इधर है तो 10⁻11 की रेंज का हम बोल सकते हैं। अगर बात करें न्यूक्लियस की, तो वो तुम्हारा 10⁻15 मीटर की रेंज का होता है। ठीक है, तुम्हारी 10⁻11 10⁻15, मतलब ऐसा समझ लो कि अगर तुम इसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो, कि जैसे मान लो तुम्हारा, अगर तुमसे बोला जाए कि तुम्हारी डिस्टेंस दो लोगों के बीच क्या है 1 मीटर है। ठीक है, फिर तुमसे बोला जाए कि तुम्हारे पास डिस्टेंस जो क्या है 10 किलोमीटर है दोनों के बीच में। ठीक है, तो समझ लो इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो तुम्हारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो तुम्हारा कितना, अगर वो 1 मीटर के रेंज में है, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 10 किलोमीटर। समझ रहे हो, 10,000 मीटर, इतना डिफरेंस है। नहीं, स्टार्टिंग में क्या होने वाला है तुमको पता है, तुम्हारा जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। ठीक है, यानी आर जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना कम लगेगा। यहाँ तुम देख सकते हो तुम्हारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है, ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तुम्हारा कुछ डिस्टेंस पे होंगे। मैं अज्यूम कर लेता हूँ तुम्हारा, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक किसी एक टाइम पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते रहते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, मान लेता हूँ कि यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो तुम्हारा यहाँ पे, इसके बीच में तुम्हारा इनके इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होने वाली है, यानी तुम्हारा ये उतना रिपल्शन नहीं लगने वाला है। ठीक है, बट यहाँ पे ये रिपल्शन लगेगा, मान लो उसका तुम्हारा ई चार्ज होगा। ठीक है, तो तुम्हारा रिपल्शन कितना हो जाएगा, K E² /R² हो जाएगा, तुम्हारा रिपल्शन होगा। मगर तुम्हारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तुम्हारा इसका इसका लगेगा, प्लस इसका इसका लगेगा, तो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डोमिनेट करेगा ऑन द फोर्स ऑफ रिपल्शन। स्टार्टिंग में जब भी तुम दो एटम्स को पास में लेके आओगे, तो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, यानी नेट क्या लगने वाला, अट्रैक्शन लगने वाला। अगर नेट अट्रैक्शन लगने वाला मतलब अपोजिट चार्जेस, यानी तुम्हारी एनर्जी की वैल्यू क्या आने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं, कहने वाली है नेगेटिव आने वाली। तो स्टार्टिंग में जब एटम्स अप्रोच करेंगे, तो स्टार्टिंग में तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, और तुम्हारी जो एनर्जी होगी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जितना ज्यादा और पास लाओगे उतने ही तुम्हारी डिस्टेंस आर कम होगी, उतना ही ज्यादा तुम्हारा फोर्स बढ़ेगा। फिर बोले तुम्हारी ये जो एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा और नेगेटिव 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 और नेगेटिव होती चली जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन को बैलेंस कर लेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, मतलब ये एटम्स इतना ज्यादा पास आ जाएंगे कि तुम्हारा इनका जो न्यूक्लियस होगा वो रिपल्शन इतना लगाने लगेगा कि तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन की इक्वल हो जाए। तो वही वो पोजीशन होती है जहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वहां पे तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब अगर तुम और पास लाने की कोशिश करोगे, फोर्स ऑफ रिपल्शन तुम्हारा ग्रेटर हो जाएगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वैल्यू धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी की फिर से पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट करेगी। एक टाइम पे जीरो होगी, फिर तुम्हारी पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं, तुम्हारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, जब तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे जो मैंने फिगर बना रखा है, मान लो तुम्हारा पहले यहाँ पे थे। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे दूर दूर थे ये एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे उनके बीच में कुछ आर डिस्टेंस थी, तो तुम्हारी एनर्जी क्या होगी, K Q1 Q2/R² होगी। ठीक है, तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, इसलिए क्या आएगी, निगेटिव वाली आएगी। जैसे जिनको तुम पास में लगाओ, आर तुम्हारा डिक्रीज करेगा तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, नहीं, और धीरे धीरे निगेटिव होती गई, 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 निगेटिव होती गई। ठीक है, ये तुम्हारा ऐसा टाइम है जहाँ पे तुम्हारी एनर्जी क्या है, ये मिनिमम है। ठीक है, उसके बाद तुमने अगर और इसको बढ़ाया तो तुम्हारा फोर्स ऑफ रिपल्शन ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो तुम्हारी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। धीरे धीरे पॉजिटिव होगी, एक टाइम पे और जीरो हो जाएगी, उसके बाद पॉजिटिव हो जाएगी। अगर तुमको मैं थोड़ा डाटा से दिखाना चाहूँ, उस टाइम पे तुम्हारा फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन था उसके एनर्जी थी 4 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, तो माइनस अट्रैक्शन की वजह से तो माइनस का 4 इलेक्ट्रिक वोल्ट होगा, रिपल्शन की वजह से थी 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी नेट तुम्हारा क्या आया, 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट आया। ठीक है, माइनस का, मतलब माइनस का 2 इलेक्ट्रिक वोल्ट है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में मैंने देखा, यहाँ पे तुमने देखा कि तुम्हारा अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, और रिपल्शन क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। मतलब तुम्हारा अट्रैक्शन तुम्हारा -4 से हो गया -8 इलेक्ट्रिक वोल्ट, और तुम्हारा रिपल्शन जो हो गया प्लस का 3 इलेक्ट्रिक वोल्ट। यहाँ पे तुम्हारा नेट अब कितना होगा, माइनस का 5 इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी और निगेटिव वैल्यू होगी। और थोड़ा नीचे आए, मतलब यहाँ पे आए इस पॉइंट, तुम्हारा ये हो गया माइनस का 10 इलेक्ट्रिक वोल्ट, बट ये तुम्हारा हो गया प्लस का 4 इलेक्ट्रिक वोल्ट रिपल्शन वाला। तो नेट तुम्हारा क्या हो गया, माइनस का 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट देगा यहाँ पे आके। तो मैं इसको मान लो इस पॉइंट की एनर्जी मान लेता हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा डाटा नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मान लो यहाँ पे तुम्हारी इस जगह पे तुम्हारी कितना हो गया, माइनस का 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो इधर हम और बढ़े, ठीक है, तो तुम्हारा जो ये माइनस का 10 इलेक्ट्रिक वोल्ट है और बढ़ा। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया माइनस का मान लो 11 इलेक्ट्रिक वोल्ट हो गया।
रिपल्शन भी और ज्यादा बढ़ेगा, तो तुम्हारा वही 4 इलेक्ट्रिक वोल्ट से मान लो हो गया तुम्हारा 6 इलेक्ट्रिक वोल्ट। ठीक है, तुम्हारा नेट क्या है, माइनस का 4 इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी फिर से बढ़ेगी आगे ऊपर जाना शुरू करेगी। तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 4 आ गया। अब एक टाइम तुम्हारा ऐसा आएगा यहाँ पे, मान लो इस पॉइंट पे, यहाँ पे तुम्हारा जो तुम्हारा है, ठीक है, तुम्हारा हो गया माइनस का 16 इलेक्ट्रिक वोल्ट, और तुम्हारा जो पॉजिटिव वाला होगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का 16 इलेक्ट्रिक वोल्ट। नेट तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब अगर तुम और बढ़ाओगे, तुम्हारा ये मान लो ये हो गया माइनस का 17 इलेक्ट्रिक वोल्ट, जो तुम्हारा बढ़ के हो गया 18 इलेक्ट्रिक वोल्ट, यानी नेट क्या होगा तुम्हारा 1 इलेक्ट्रिक वोल्ट। यानी एक टाइम के बाद क्या हुआ, तुम्हारा रिपल्शन वाला क्या हुआ, डोमिनेट कर गया ऑन द अट्रैक्शन। तो तुमको आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि आखिर ये ग्राफ कैसे बना है। ठीक है, मैं डाटा को हटा देता हूँ ताकि तुमको कुछ और भी चीजें समझानी है। तो ये जो तुम्हारी मिनिमम एनर्जी का पॉइंट है, यही बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हारी एनर्जी मिनिमम, क्योंकि जब भी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है, तब तुम्हारा सिस्टम क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये तुम्हारी तुम्हारी जो इस एक्सिस पे है, ये तुम्हारी क्या है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब तुम्हारे दो आइटम है, ठीक है, उनके न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस क्या बोलेंगे, इंटर, क्योंकि उनके दोनों बीच के नहीं, इंटर न्यूक्लियस की डिस्टेंस यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो भाई जब इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, मतलब तुम्हारा कुछ ऐसे ओवरलैप कर चुका होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ओवरलैप कर चुका होगा, यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगी उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। तो तुम्हारी ये बॉन्ड वहां पे क्या जाती है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, या आर नॉट क्या हो, बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होगी। अब इस टाइम पे जो तुम्हारी एनर्जी होगी, ठीक है, ये तुम्हारी एनर्जी, इतना एनर्जी रिलीज हुआ जब तुम्हारा ये तुम्हारा जब तुम्हारी एटम्स को हम यहाँ पर लाए, ये तुम्हें ये जो एनर्जी होगी नेगेटिव है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी। यानी इतनी एनर्जी रिलीज होगी अगर इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी बोलते हैं, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, तो वहाँ ये जो वैल्यू किसकी है, बॉन्ड इंथैल्पी की वैल्यू है। दो जो मैंने तुमको यहाँ पे अभी समझाया, यही मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में लिख दिया। तुम्हारा रीजन वन में क्या होगा, तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा ओवर द रिपल्शन फोर्स इनिशियली, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। उसके बाद ये और नेगेटिव होती चली जाएगी जब हम दो आइटम को क्या लाएंगे, अप्रोच कराएंगे एक दूसरे को। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन फोर्स ऑफ रिपल्शन। फिर तुम्हारा एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के इक्वल हो जाएगा, सिस्टम की तुम्हारी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, और इसी टाइम पे क्या होता है, तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तुम्हारा। उसके बाद अगर हम और उनको पास में लाएंगे, तब तुम्हारा क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट करने लगेगा ऑन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे पॉजिटिव होना शुरू कर देगा अगर उनको हम और पास में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी यही तुम्हारा ग्राफ एक क्वेश्चन में पूछा गया PQ 2022 का, जहाँ पे तुम्हारा ग्राफ पूछा गया था, ये ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ ही ऐसा होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये तुम्हारा ऐसा क्या, एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जब भी हम दो आइटम्स को एक दूसरे के पास लाते हैं। ठीक है, अब आखिर तुमको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब और कैसे होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कैसे होता है, तुम्हारा जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि हम एटम्स को पास मिला है, ऐसे यहाँ पे ओवरलैप करके दिखा दिया, बोला कि यहाँ पे बॉन्ड बन गया। बट एक्चुअल में बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, मतलब एक्चुअल में तुम्हारा क्या होता है ना, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। एटम में क्या होता है, वैलेंस शेल होती है, वैलेंस शेल में ऑर्बिटल होती है, उनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जितना ज्यादा अच्छा ओवरलैपिंग होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास ऑर्बिटल कौन कौन सी है। तुमको तुमको पता है, एस सबशेल होती है, पी होती है, डी होती है, एफ होती है। ठीक है, एस में तुम्हारी एक ऑर्बिटल होती है, पी में तुम्हारी तीन ऑर्बिटल होती है, डी में तुम्हारी पांच ऑर्बिटल होती है, एफ में तुम्हारी सात ऑर्बिटल होती है। तुमने कहाँ पढ़ा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, बट फिर भी तुमको मैं यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तुम्हारी अगर एस ऑर्बिटल की बात हो, तुम्हारी कैसी होती है, स्फेरिकल शेप की होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये तुम्हारी नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी क्या होती है, ये तुम्हारी स्फेयर है, स्फेयर की क्या डायरेक्शन होगी, तुम किसी भी डायरेक्शन में रखोगे तुम्हारे एक डायरेक्शन लगेगी। ठीक है, तुम्हारी इसमें क्या होती है, एक ऑर्बिटल होती है। ठीक है, एस क्या होती है, एस की एक ही ऑर्बिटल होती है। हमने यहाँ पे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि दिस इज नॉट द चार्ज। ठीक है, तो प्लस का साइन लिखा ना, ये तुम्हारा चार्ज नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, तुमसे जेई मेंस वाले पूछ भी सकते हैं कि पॉजिटिव साइन होता है वो क्या होता है। तो ये तुम्हारा चार्ज नहीं है, इट इज द फेज ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। अगर तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो तुमको वेव फंक्शन का आइडिया होगा, अगर तुमने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा ऑर्बिटल होती है, ठीक है, ऑर्बिटल का क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन वही दिखाता है। तो पॉजिटिव साइन तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा साइन होता है जो तुम्हारा वेव फंक्शन होता है कि तुम्हारा पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मैंने नोट आउट किया, यहाँ पे एक और चीज लिखी कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप व्हेन दे हैव द सेम फेज, या फिर बोलेंगे सेम ओरिएंटेशन। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की। पहली कंडीशन की उनका सेम फेज होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करेगा, कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव फेज आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आगे हम उसको देखेंगे फिगर से। और दूसरी बात है ओरिएंटेशन, अगर तुम्हारी ओरिएंटेशन सही नहीं होगी स्पेस में, तब भी वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि तुम्हारी वो कैसे है, जैसे मान लो तुम्हारा, मैं बोलूँ कि यहाँ पे तुम्हारा पी ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक है, और दूसरा पी ऑर्बिटल ऐसे है। अब अगर मान लो तुम्हारा ये पी ऑर्बिटल ऐसे ऐसे है, तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, अभी देखेंगे कि आखिर कैसे बॉन्ड बनता है। ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या फिर नहीं होगा। कि तुम्हारा अगर पी ऑर्बिटल की बात करें तो तुम्हारा ऐसा कुछ होता है,
होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डम्बेल शेप, ठीक है, डम्बेल शेप होता है। और ये तुम्हारा क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। तीन पी ऑर्बिटल्स होती हैं, एक को बोलते हैं पी एक्स, एक को बोलते हैं पी वाई, एक को बोलते हैं हम पी जेड, ठीक है। ये तुम्हारे तीन ऑर्बिटल्स हैं, तुम्हारी ये पी एक्स है, ये तुम्हारी पी वाई है, ये तुम्हारी पी जेड है। पी एक्स पी वाई जी पी जेड मतलब क्या कि तुम्हारी दो तुम्हारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये सारी है, ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारी वाई एक्सिस है, ये तुम्हारी जेड एक्सिस है, ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो हम बोलेंगे पी एक्स, अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो हम बोलेंगे पी वाई, अगर जेड एक्सिस के अलॉन्ग हुआ तो हम बोलेंगे पी जेड। तो तुम्हारी क्या होगी, तीन ये पी ऑर्बिटल्स होंगी। ये तुमको मैंने सारी एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से कराया है, तो उस लेक्चर की लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो लेक्चर तुम देख लेना, तो तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी होती है, तीन ऑर्बिटल्स होती है। वही अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो वो क्या होता है, डबल डम्बल शेप होता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे ये भी क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे तुम्हारी कौन कौन सी होती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे भी दिखाते हैं कि तुम्हारी क्या है, पांच ऑर्बिटल्स हैं। तो तुम्हारी डी ऑर्बिटल बनी है, तुम्हारी डी एक्स वाई है, ये तुम्हारी डी एक्स जेड है, ये तुम्हारी डी जेड वाई है, ठीक है। ये तुम्हारे एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अगर इनके बीच में ऐसे होती है, तुम्हारी होती है एक्स वाई डी एक्स वाई, ठीक है। अगर ये तुम्हारी जेड एक्स प्लेन में होती है तो तुम्हारी होती है डी एक्स जेड, और तुम्हारी वाई जेड प्लेन में होती है तो तुम्हारी क्या होती है, डी वाई जेड, यही बोलेंगे डी जेड वाई। तो अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होती है। वही अगर डी जेड के अलॉन्ग, वही अगर डी जेड स्क्वायर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस के अलॉन्ग होती है, ठीक है। कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। ये तुम्हारी ये दो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम बोलते हैं ई जी, और इसको बोलते हैं टी टू जी। ये हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। जिसको भी छोड़ दो वो तो बाद में आएगा। तो तुम्हारी इस तरह से कुछ डी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो एफ ऑर्बिटल्स हम उनका शेप नहीं देखते कि थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तुमको मैंने क्या होता है कि तुम्हारा जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब तुम्हारा होता है, जब तुम्हारा क्या होता है, जब तुम्हारा सेम साइन की ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, ठीक है। यानी पॉजिटिव वाली पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव वाली नेगेटिव साइड, ठीक है। तो वही लिखा है, नोट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द पॉजिटिव ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो तुम्हारी पॉजिटिव ओवरलैपिंग बोलते हैं या फिर बोलते हैं इसको इन फेज ओवरलैप। यहाँ पे तुम्हारा देखो प्लस के प्लस से तुम्हारा ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ देखो तुम्हारा प्लस से प्लस ओवरलैपिंग हुआ तुम्हारा एस और पी के बीच में। यहाँ देखो तुम्हारा तुम्हारा इस तरह से ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पे तुम्हारा प्लस से प्लस का हुआ, माइनस का माइनस के साथ हुआ, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा प्लस का प्लस से हुआ, माइनस का माइनस के साथ हुआ। यहाँ पे तुम्हारा वाई एक्सिस में हो रहा है तो तुम्हारा वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। वे देखो अगर मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव से करा दिया तो उसको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। ये भी बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग। ये तुम्हारी नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग। ये तुम्हारा तीसरा है जीरो ओवरलैप। जीरो ओवरलैप मतलब कि हमने कुछ भी रैंडमली करा दिया। मतलब एक तो यहाँ पे हमने प्रॉपर ओरिएंटेशन सेम रखी थी, यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन सही रखी थी, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ओरिएंटेशन गलत कर दिया, यानी डिफरेंट ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर ओरिएंटेशन सही नहीं होगी तब भी तुम्हारा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। जैसे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा एस ऑर्बिटल है, तुम्हारी पी ऑर्बिटल, इनको ऐसे अप्रोच कराया तो यहाँ पे तो पी के इलेक्ट्रॉन से नहीं होते, पी के इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन कहाँ होते जाता है, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स पे होते हैं। यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो ओवरलैप किसके साथ होगा, क्योंकि ओवरलैप तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का होता है ना, इलेक्ट्रॉन का होता है ना। तो तुम्हारा यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जीरो ओवरलैप, ये बोलते हैं आउट ऑफ फेज ओवरलैप ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन डायरेक्शन ऑफ अप्रोच। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, आउट ऑफ फेज, तुम्हारा ये पी एक्स है, ये तुम्हारी पी वाई है। तुम्हारा पी एक्स और पी वाई का तुम ओवरलैप कराओगे, ये तुम्हारा कुछ जैसे हो जाएगा, पी वाई यहाँ पे आ जाएगी, तो वहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग, इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की नहीं हुई। तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा इसमें भी क्यों है, तुम्हारा यही ये तुमसे पूछा था कि जीरो ओवरलैपिंग इज आउट ऑफ फेज ओवरलैपिंग, फिर तुम्हारा रीजन पूछा था डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन पीआईक्यू में देखने को मिला था। तो देखो मिली तुम्हारी तीन टाइप्स की ओवरलैपिंग हमने देखा इस फिगर के अकॉर्डिंग। क्या है तुम्हारी, तुम्हारी पॉजिटिव ओवरलैपिंग जिसको हम इन फेज बोलते हैं, तुम्हारी नेगेटिव ओवरलैपिंग जिसको हम आउट ऑफ फेज बोलते हैं, लास्ट तुम्हारा जीरो ओवरलैपिंग जो तुम्हारा आउट फेज बोलते हैं, जो कि तुम्हारा क्या होता है, ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन। यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन सही रखी थी बट यहाँ पे हमने ओरिएंटेशन गलत की, इसलिए तुम्हारा जीरो ओवरलैपिंग हुआ। तो बहुत अच्छे ध्यान रखना कि जीरो ओवरलैपिंग कब होती है, जब हम उसकी ओरिएंटेशन को गलत कर देते हैं, ठीक है। देखो तुम्हारी जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है उससे दो टाइप के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस ओरिएंटेशन में उनकी ओवरलैपिंग करा रहे हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा पहला बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये फॉर्म होता है ड्यू टू एंड हेड ऑन, या फिर बोलते हैं इसको एक्सियल, ठीक है। एक्सियल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम्हारा ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जनरली हम जेड एक्सिस को मानते हैं, ठीक है। जनरली हम जेड एक्सिस को मानते हैं अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, बट हम किसी को भी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे जेईई मेंस में नहीं पूछेगा, क्योंकि भाई ये याद रखना है कि तुम्हारा इसको एक्सियल बोलते हैं या फिर हेड ऑन बोलते हैं या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम्हारी पहले हम तीनों ओवरलैपिंग देख लेते हैं। एक तो पहले हम एस एस का ओवरलैपिंग देखेंगे, फिर एस पी का, फिर पी पी का। तो तुम्हारी एस ऑर्बिटल है, तुम्हारी एस ऑर्बिटल है, ये तुम्हारा ओवरलैपिंग हुआ, ये तुम्हारी क्या हुआ, एस एस ओवरलैप हुआ। तो यहाँ पे तुम्हारी ये जो है ये एक्सिस, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ ओवरलैपिंग। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। यहाँ तुम्हारा एस है, तुम्हारा पी है, तो ओवरलैपिंग हुआ तो तुम्हारा यहाँ पे ऐसे ही ऐसा, ये तुम्हारा ऐसे पी है, तो इसको बोल देंगे क्या, एस पी का ओवरलैप। ये तुम्हारी क्या होगी, ये तुम्हारी क्या है यहाँ पे
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो सोचो अगर तुम्हारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर ये जेड है, यानी तुम्हारी जो पी ऑर्बिटल है वो तुम्हारी इसी एक्सिस के अलावा होनी चाहिए। नहीं, ये ऑर्बिटल जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, पी जेड होने वाली है। ठीक है, ये तुम्हारे एस की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, तो एस ऑर्बिटल हुआ, तो ये एस और पीजेड का ओवरलैपिंग होगा अगर ये एक्सिस क्या है, पी जेड है। ठीक है, तो तुम्हारा ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल है, ये तुम्हारी यहाँ पे क्या हुआ, इनका ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है, यह तुम्हारी क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। अगर ये पीजेड हुआ तो ये भी तुम्हारा क्या होगा, पीजेड होगा, ये भी तुम्हारा क्या होगा, पी जेड होगा। ठीक, वैसे ये तुम्हारा पी जेड होगा या फिर एक्सिस तुम्हारी, ये एक्सिस की तुम्हारी डायरेक्शन क्या है, इस पे तुम्हारा क्वेश्चन जेईएमएस में नहीं पूछे जाने वाला है। ठीक है, जेईएमएस में सिंपल क्वेश्चन ही आता है, ये तुम्हारा जे एडवांस के लिए यूजफुल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा ये जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो तुम्हारा सिग्मा पीपी ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा पी एस एंड सिग्मा एस एस। मतलब स्ट्रॉन्गर कौन होता है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है जब तुम्हारा फॉर्म बॉन्ड फॉर्म होता है ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ऑर्बिटल। ऐसा क्योंकि तुम्हारा जो पी ऑर्बिटल होता है वहां पे मोस्टली इलेक्ट्रॉन जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो इस पार्ट में होता है। ठीक है, तुम्हारा यही पार्ट ओवरलैप कर रहा होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अगर इसकी बात करें तो तुम्हारा ये पूरे सरफेस पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन इस पे होता है। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारा क्या होता है, उतना अच्छा ओवरलैपिंग ये नहीं होता है कम्पेयर टू इसके। ठीक है, तो ये भी तुमको अच्छे से याद रहेगा। फिर तुम्हारा जो सेकंड टाइप का बॉन्ड है तुम्हारा है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये तुम्हारा कैसे बनेगा, ड्यू टू इसको बोलते हैं साइड वे ओवरलैप, ये भी बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। मोस्टली तुम्हारा साइड वे ओवरलैप ज्यादा वर्ड यूज करता है। साइड वे ओवरलैप मतलब कि तुम्हारी मान लो ये तुम्हारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। ठीक है, तो तुम्हारी जो ऑर्बिटल होगी वो तुम्हारी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होगी, कुछ इस तरह से ओवरलैपिंग होगी। तुम्हारी ये पी ऑर्बिटल थी, ये पी ऑर्बिटल थी, ये तुम्हारी ओवरलैप करी, यानी तुम्हारा अगर मान लो ये तुम्हारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अगर तुम्हारी ये पी जेड है। ठीक है, तो तुम्हारी ये ऑर्बिटल कौन होगी, जो इस पी जेड के परपेंडिकुलर होगी। मतलब तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी पी जेड वाला है। ठीक है, तो तुम्हारी परपेंडिकुलर कौन सी है, ये तुम्हारी पी वाई भी है, ये तुम्हारी पी एक्स भी है। तो या तो दोनों ये क्या होंगी, पी एक्स होंगी, यानी पी एक्स का ओवरलैप होगा, या तो तुम्हारी दोनों के दोनों क्या होंगी, पी वाई का ओवरलैप होगा। ठीक है, ये चीज भी तुम्हारी जेएमएस में नहीं पूछेगा, बट तुमको मैंने थोड़ा बता दिया, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह से भी दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं जाता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रॉक्सिमेट जीरो होती है। ठीक है, तो नोडल प्लेन होता है, तुम यहाँ पे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नोडल प्लेन होता है, यहाँ पे तो तुम्हारा पॉइंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर है, ये तुम्हारे इसके नीचे है। ठीक है, अब बात करना अगर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि ये तुम्हारा ये बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ये बनता है तुम्हारा साइड वे ओवरलैपिंग से। तो यहाँ पे तुम्हारा इतना अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता जितना अच्छे से ओवरलैपिंग होता है जब तुम्हारा ये सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड अगर बात करें, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड बोलेगा, सेकंड डबल बॉन्ड बोलेगा, सिंगल बॉन्ड बोलेगा। तो स्ट्रॉन्गर सबसे ज्यादा ये है। ठीक है, ये बॉन्ड तीनों ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी एज कम्पेयर टू इसके दो ब्रेक करने में, एज कम्पेयर टू इसका एक ब्रेक करने में। बट अगर इससे इसको कंपेयर करोगे तो ये वाला बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड इतनी जल्दी नहीं टूटता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं फॉर्मेशन ऑफ CH4। ठीक है, CH4 एक कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ पे 1s2 भी कर लो। तो आउटर मोस्ट वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2s2 2p2 होगा। ये तुम्हारे एस ऑर्बिटल में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, पी ऑर्बिटल में तुम्हारे क्या होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे फीलिंग होती है, तुम कहाँ पढ़ते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो तुमको आना चाहिए। ठीक है, तो तुम्हारी क्या है, ये ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा। तो तुम्हारे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो तुम्हारा क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जंप कर जाएगा इधर, ताकि तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारे सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो तुम्हारा यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेगा, चार बॉन्ड ऐसे बन गए। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारा ये क्या है, पी ऑर्बिटल है, तुम्हारी ये पी एक्स होगी, पी वाई होगी, पी जेड होगी, ये तुम्हारा एक एस ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये तुम्हारा तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा पी एक्स पी वाई पी जेड है। यदि तुम्हारा एक हाइड्रोजन तुम्हारा मान लो इधर बॉन्ड बनाया, एक ने एक हाइड्रोजन मान लो इधर बॉन्ड बनाया, और एक हाइड्रोजन ने मान लो इधर बॉन्ड बनाया। ठीक है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग है इधर वाली, तो हाइड्रोजन के पास तो तुम्हारा एस ऑर्बिटल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में तुम्हारी 1s1 होती है, तो नहीं एस ऑर्बिटल है तुम्हारी क्या होगी, हाइड्रोजन की एस ऑर्बिटल होगी। तो तुम्हारी ये पी ऑर्बिटल है कार्बन की, एक तुम्हारी पी जेड वाली, ये पी वाई वाली, पी एक्स वाली। अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हारी तीनों क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस है। यानी ये तुम्हारे जो तीन बॉन्ड है ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे, यानी तीन बॉन्ड तुम्हारे कहते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे। तो तुम्हारा जो एस ऑर्बिटल होगा तुम्हारा कार्बन का, तुम्हारा कुछ ऐसे होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे ओवरलैप हो रही है, यानी तुम्हारे जो तीन बॉन्ड है वो तुम्हारे, हम बता सकते हैं कि तुम्हारे कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, थ्री बॉन्ड बिटवीन द sp विल बी एट द 90 डिग्री। तुम्हारा वन बॉन्ड है क्या, अनसर्टेन है, क्योंकि तुम्हारा एस ऑर्बिटल क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारे जो ये तीन बॉन्ड है जो तुम्हारे पी ऑर्बिटल से बने, उनकी बॉन्ड लेंथ अलग होनी चाहिए एज कम्पेयर टू जो तुम्हारा एस एस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना। ठीक है, तुम्हारे एस और पी ओवरलैपिंग हमने देखा भी, तुम्हारा एस पी ओवरलैपिंग जो होता है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू एस एस ओवरलैपिंग। जैसे बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्गर नहीं, बॉन्ड होता है छोटा होगा, स्ट्रॉन्गर मतलब क्या कि बॉन्ड ज्यादा छोटा होगा, मतलब जितना ज्यादा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगी उतना ही ज्यादा तुम्हारा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगा। यानी उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा जो एसपी है उनकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए, जो एस एस वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक तो तुम्हारा ये कंक्लूजन हो गया।
दूसरा कंक्लूजन तुमने देखा यहाँ पे दो तीन क्या है 90 डिग्री पे है, वो एक तुम्हारा एक अलग एंगल पे, बट रियलिटी में क्या होता है तुमको पता है, जो सारे बॉन्ड्स होते हैं वो कितने एंगल पे होते हैं, 109.5 डिग्री पे होते हैं CH4 के केस में, ठीक है। और तुम्हारी जो ऑल बॉन्ड लेंथ होती है वो भी क्या होती है, सेम लेंथ की होती है। तो आखिर ये फिर हुआ कैसे, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, कि यहाँ पे तुम्हारे फॉर्मेशन हुआ होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये तुम्हारा एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो मैंने बोल गया वो मैं ये बोला कि हमारे तुम्हारे दो पास में आ रहे हैं, ठीक है, तो जितना ज्यादा पास आएंगे उतना ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, उतना जितना ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेंगे मतलब क्या, उतना ही बॉन्ड लेंथ कम होगी, ठीक है, जिसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई हो तो मतलब उसमें बॉन्ड लेंथ कम होगी। और तुमको पता है जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है। ये तुम्हारा अगर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि तुम्हारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। तो अब एक्चुअली देखते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम्हारा हाइब्रिडेशन ये था इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, उनकी हम इंटरमिक्सिंग करेंगे जिनकी एनर्जी क्या होगी, स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होंगी। मतलब ऐसा नहीं कि एक हमने 1s ले लिया, एक हमने 3s ले लिया, उसकी हमने क्या कर दिया, मिक्सिंग कर दी, हाइब्रिडेशन कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अभी देखेंगे सारे रूल्स, अभी देखेंगे हम, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल लेंगे जिनकी क्या होगी, एनर्जी में स्लाइट डिफरेंट होगा, और हम क्रिएट करेंगे नई ऑर्बिटल जिनकी क्या होगी, सबकी सेम एनर्जी होगी और उनका एक कोई शेप होगा। ऐसी ऑर्बिटल्स हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब बात करें आखिर ये फीचर्स क्या है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, तो तुम्हारा इसका पहला फीचर है कि तुम्हारी जितनी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगी उतने ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। मतलब ये, मतलब कि जैसे मतलब तुम्हारा एस और पी ओवरलैप हुआ, तो जो यहाँ पे एस और पी ओवरलैप होगा तो इस ऑर्बिटल को हम नाम देंगे एस और पी, क्योंकि एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। अब एक एस ऑर्बिटल ओवरलैप की है, एक पी ऑर्बिटल ओवरलैप की है, यानी यहाँ पे कितनी एसपी ऑर्बिटल बनेंगी, दो एसपी ऑर्बिटल बनेंगी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा एस और दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, अगर एक एस है दो पी, ऑर्बिटल का नाम क्या देंगे, sp2। यहाँ पे कितनी ऑर्बिटल ओवरलैप की, एक एस दो ये, यानी में तीन sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे तुम्हारा चार sp3 ऑर्बिटल बनेंगी, यहाँ तुम्हारा पांच sp3d ऑर्बिटल बनेंगी, यहाँ तुम्हारी छह sp3d2 ऑर्बिटल बनेंगी, यहाँ पे तुम्हारी सात sp3d3 ऑर्बिटल बनेगी, ठीक है। तो तुमको कुछ नहीं करना होता, बस तो जितनी ऑर्बिटल तुम्हारी जो जो यूज हो रही है उनको ऐड करके लिख दो, बस तुम्हारी क्या बन जाती है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो बन जाती है। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो यहाँ पे दो दो ऑर्बिटल है, तो वहीं कितने बॉन्ड बनेंगे, दो बॉन्ड बनेंगे, यहाँ तुम्हारे तीन बॉन्ड बनेंगे, यहाँ चार ऑर्बिटल है तो चार बॉन्ड बनेंगे, या पांच ऑर्बिटल है तो पांच बॉन्ड बनेंगे, छह ऑर्बिटल है तो छह बॉन्ड बनेंगे, सात ऑर्बिटल है तो सात बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने थ्री ये जो टू लिख रखी है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख रखा कि मैंने दो डी ऑर्बिटल ऐसा करके, ठीक है। ये तुम्हारी टू डी ऑर्बिटल नहीं है, ये तुम्हारी दो डी ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर बात करें शेप की, तो तुमको पता है अगर दो होता है तो तुम्हारा शेप क्या बनेगा, यहाँ पे लीनियर शेप बनने वाला है। तीन में तुम्हारा क्या बनता है, ट्राइगोनल प्लानर बनता है। तो आज चार होगा तो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा। पांच होगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा। छह होगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। तुम्हारा क्या बनेगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या होगा कि एक ऑर्बिटल फॉर्म करेगी एक बॉन्ड, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जो तुम्हारा दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि तुम्हारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है, और तुम्हारा शेप तो तुम्हारा मतलब फिक्स होता है। मतलब ये तो मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारी जो ऑर्बिटल ओवरलैप करती है उनकी अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी होती है। यानी अगर एन एस है, यानी अगर मान लो थ्री एस है तो उसका हाइब्रिडेशन थ्री पी के साथ ही होता है, यानी कि थ्री एस और फोर एस हाइब्रिडाइज हो रही है, ठीक है। तो एन एस का एन पी के साथ हाइब्रिडेशन होता है, मतलब तुम्हारा एन यूज होगा, पी यूज होगा, उसके बाद क्या होगा, डी यूज होगा, एन एस एन पी एन डी का हाइब्रिडेशन होगा। और तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी और होती है, तुम्हारी वो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि तुम्हारी एन डी हो जाए, ठीक है, वो एन प्लस वन एस हो जाए और एन प्लस वन डी हो जाए। मतलब ये एक तो तुम्हारा मतलब इस वाले केस में क्या है, तुम्हारा ये मान लो थ्री एस ऑर्बिटल ओवरलैप करी, थ्री पी ओवरलैप करी और थ्री डी ओवरलैप करी, ठीक है। तो तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम्हारी ये एन डी हो जाए, मतलब तुम्हारी ये थ्री डी हो और तुम्हारी ये क्या हो, फोर एस हो, ये तुम्हारी फोर पी हो। तो ये भी क्या है, पॉसिबल है, ये तुम्हारा एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी तुमसे क्या सकता है, जे में पूछ सकता है, ठीक है। अभी तक नहीं पूछा गया है, बट हम ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम्हारा एन पी एन डी एन प्लस वन एस, मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारा ये थ्री पी थ्री डी और तुम्हारा फोर एस ओवरलैप कर जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी तुम्हारा एक तो इनमें क्या है, एन इक्वल टू सेम है, तुम्हारा सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। बट यहाँ पे तुम्हारे तब पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारे अगर ये स्टार्टिंग कहाँ से हो, थ्री डी से हो, और आगे वाले क्या हो, फोर एस और फोर पी हो, क्योंकि इनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये हम कहाँ पढ़ते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ऑलरेडी तुमने देखा होगा, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे अभी तक क्वेश्चन नहीं बनाया गया, बट तुम्हारा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। और तुम्हारा थर्ड पॉइंट है कि तुम्हारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन में, और तुम्हारा एक स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। सिंपल सी, अगर हाइब्रिडेशन का हम कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, इसका मतलब वो स्टेबल बॉन्ड ही फॉर्म कर रहे होंगे, तभी हम हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट लगाएं, ठीक है।
फिर तुम्हारा चौथा पॉइंट है कि ऑर्बिटल्स ओरिएंट देमसेल्फ सच अ वे दैट दे एक्सपीरियंस द मिनिमम रिपल्शन। सिंपल सी बात है कि ऑर्बिटल्स अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करती हैं कि उनमें क्या हो, मिनिमम रिपल्शन हो। ये तुम्हारा एक टाइप से वीएसईपीआर थ्योरी की बात वो कर रहा है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रिपल्शन, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ रखा है। अब देखो देखते हैं व्हाट इज द कंडीशन फॉर द हाइब्रिडाइजेशन। तो तुम्हारी पहली कंडीशन क्या है कि तुम्हारी जो ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, वो तुम्हारी वैलेंस शेल में प्रेजेंट होनी चाहिए। यानी कि तुम्हारी जो ऑर्बिटल्स, यानी जो तुम्हारी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होती हैं वो क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल वाली ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइज होती हैं। तुम्हारा अगला पॉइंट क्या है, शुड हैव द ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। तो उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। तुम्हारी तुम्हारा सेकंड नंबर वाला पॉइंट, ये तुम्हारा एन एस, ये तुम्हारा एन एस एन पी ओवरलैप कर सकता है, ठीक है, एन एस एन पी एन डी ओवरलैप कर सकता है, एन डी N+1 SN+1 पी ओवरलैप कर सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुम्हारा थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि तुम्हारी जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होंगी वही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। अब मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट करके पॉइंट लिख रखा है कि नोट लोन पेयर एग्जिस्ट इन द हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारी अगर लोन पेयर तुम्हारा क्या होता है तो वो क्या एग्जिस्ट करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही एग्जिस्ट करता है। तुम्हारा दूसरा सेकंड पॉइंट है, डबल स्टार मैंने बनाया है, जो तुम्हारा जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो तुम्हारा फॉर्मेशन होता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ प्योर ऑर्बिटल। यानी पाई बॉन्ड तुम्हारा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से नहीं बनता है, पाई बॉन्ड तुम्हारा किससे बनता है, प्योर ऑर्बिटल से बनता है। तो इन सारे पॉइंट से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर मान लो हमको किसी का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, उससे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। हम वहां पे पाई बॉन्ड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कि अगर मान लो तुमने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड लोन पेयर काउंट किए, ठीक है, अगर उनका सम टू आया मतलब कि ऑर्बिटल्स कितनी इन्वॉल्व होंगी, दो इन्वॉल्व होंगी। अगर दो इन्वॉल्व होंगी तो उसका मतलब क्या होगा, देखो एक एस तो कंफर्म से होगा, और एक एस है, एस की तो एक ही ऑर्बिटल होती है, नहीं एस पी का हो जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर तुम्हारे तीन ऑर्बिटल है तो तुम्हारी कंफर्म से क्या होगा, sp2 होगा। अगर तुम्हारी चार ऑर्बिटल है तो कंफर्म से sp3 होगा। अगर तुम्हारी पांच ऑर्बिटल है तो तुम्हारी देखो एक तो s ऑर्बिटल हो गई, एक तुम्हारी पी तीन ऑर्बिटल हो गई, अभी तो चार ही हुई, एक ऑर्बिटल और चाहिए, यानी कि तुम्हारी sp3d होगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि dsp3 हो, ठीक है, dsp3 या तो होता है या तो sp3d होता है। बट ये कंपाउंड कहाँ पड़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। इन पे अभी फोकस नहीं है, अभी हमारा फोकस है इस पे, ठीक है। इसका मतलब तुम्हारा देखो s होगा, p के तीन होंगे, तीन एक चार ऑर्बिटल हो गई, अभी इनको दो ऑर्बिटल और चाहिए, नहीं क्या होगा, d2 होगा, ठीक है। सिमिलर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में d2sp3 हो सकता है, ठीक है, बस तुमको d2 को आगे ले जाना है। मतलब तुम्हारा ये nd का होगा तो ये n+1s का होगा, n+1p का होगा, ठीक है। बट ये कहाँ देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब जब तुम्हारा कंपाउंड क्या होगा, डी ब्लॉक का होगा, ठीक है। जब तुम्हारा सेंट्रल एटम किसका होगा, डी ब्लॉक का होगा। और जब तुम्हारा सेंट्रल एटम एस या पी ब्लॉक का होता है तो कॉन्फिगरेशन तुम्हारी एस पी से स्टार्ट होती है, ठीक है। सिमिलर तुम्हारा सेवन होगा तो क्या होगा, sp3d3, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे तुम्हारा एस परसेंटेज कितना है, देखो एस का वन है, पी का एक ऑर्बिटल, यानी एस कितना हुआ, 50% होगा, ठीक है। मतलब एक ऑर्बिटल इसका है, टोटल कितने, दो ऑर्बिटल है, इंटू 100, परसेंटेज कितना देगा, एस कितना है, 50% है, ठीक है, पी कितना है, 50% है। भाई अगर sp2 की बात करें तो यहाँ पे एस कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि टोटल थ्री ऑर्बिटल्स है, इंटू 100, यानी अप्रोक्सीमेट हो जाएगा तुम्हारा 33.3%। वही तुम्हारा ये हो जाएगा 66.6%, ठीक है। अगर sp3 की बात करें तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 25%, ठीक है, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 75% पी ऑर्बिटल, ठीक है। सिमिलरली तुम ऐसे ही निकाल सकते हो, ठीक है। जनरली तुम्हारा इसका पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, मतलब सिंपल है, कोई बहुत अलग चीज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते हैं कि तुम्हारा जो अगर एस परसेंटेज ज्यादा होता है तो तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होता है। यानी अगर sp हाइब्रिडाइज कार्बन तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू sp2, एंड sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कम्पेयर टू sp3, ठीक है। फिर आगे भी जब डाइपोल मोमेंट देखेंगे तब हम फिर से देखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट करके लिख रखा कि इफ द सेंट्रल एटम इज फ्रॉम द s और p ब्लॉक, देन तुम्हारा क्या होगा, वो एस से शुरू होगा, ठीक है, स्टार्टिंग एस से होगी, एस पहले फिल होगा, फिर पी तुम्हारी जितने लगेंगे उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। जैसे मान लो तुम्हारी ये एस ऑर्बिटल है, ये तुम्हारी पी ऑर्बिटल है, ठीक है, इसका तुम्हारा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा तो फॉर्मेशन होगा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का। तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कैसे बनता है, तो यहाँ पे तुम्हारा ये पॉजिटिव है, ये तुम्हारा एक पॉजिटिव है, एक तुम्हारा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ज्यादा है, यानी तुम्हारा पॉजिटिव वाली बड़ी लोब बन जाएगी, ठीक है। ऑर्बिटल का शेप वही रहेगा जो तुम्हारा पी वाले का होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर बड़ी लोब बनेगी, नेगेटिव वाला छोटा सा बस थोड़ा सा पार्ट रहेगा, ठीक है। देखो तुम्हारा यहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है ये, ठीक है, एक तुम्हारी पी एक्स है, एक तुम्हारी पी जेड है।
तो इनका अगर सम इनको अगर ऐड किया तो तुम्हारा ये sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनी। तो यहाँ पे तीनों एक्सिस के अलॉन्ग हो गई, क्योंकि ये एक्सिस के अलॉन्ग था, ये एक्सिस के अलॉन्ग, तो जो मतलब पी तुम्हारी क्या थी, इन एक्सिस के अलॉन्ग थी, तो एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेंगी। बट तुम्हारे जो यहाँ पे पॉजिटिव वाली लोग क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। ये पॉजिटिव लोग हमने बना दिया 120 डिग्री पे, और नेगेटिव लैब हमने यहाँ पे बीच में ऐसे सेट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक एक करके हम देखते हैं। तो पहले तुम्हारा बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ BeCl2। तो BeCl2 तुम्हारा वहाँ पे क्या होगा, बेरिलियम क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा, बेरिलियम यहाँ पे होगा, क्लोरीन यहाँ पे होगा, क्लोरीन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट 2s2, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, s ऑर्बिटल में 2 होंगे, p ऑर्बिटल तुम्हारी खाली पड़ी होगी। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन उठ के इसमें आ जाएगा, तुम्हारी एक्साइटेड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। एक बॉन्ड तुम्हारा क्लोरीन यहाँ से बनाएगा, एक बॉन्ड क्लोरीन यहाँ से बनाएगा। अब जो क्लोरीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, तुम्हारी होती है यहाँ पे तुम्हारी ये 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तुम्हारे s में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तुम्हारी 3s2 है, ये तुम्हारी 3p5 है, यानी एक ऑर्बिटल ये खाली है, यानी ये ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा। यानी यहाँ जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेगी, ये कार्बन की तुम्हारी p ऑर्बिटल है और तुम्हारी इसकी p ऑर्बिटल, यानी p का ओवरलैप है। मगर यहाँ पे देखोगे ये तुम्हारा इसका s ऑर्बिटल है, इसका p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे s और p का ओवरलैप होगा। तो यहाँ पे तुमको मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो क्लोरीन है उसकी क्या है, p ऑर्बिटल है, तो वो इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये हो गया। क्लोरीन की क्या है, p ऑर्बिटल है। अब देखो हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इसको z माना है, यानी इसके अलॉन्ग हमने इसको बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने p क्या लिया था, देखो z लिया था, pz। ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा इसकी तो डायरेक्शन होती नहीं है। अब अगर हमको सिग्मा बॉन्ड बनाना है तो हमको इसी इंटर न्यूक्लियर के एक्सिस वाली इस वाले क्लोरीन की p ऑर्बिटल चाहिए। यानी तुम्हारी ये कौन सी है, z एक्सिस है, यानी तुम्हारी ये कौन सी लगी है, देखो pz लगी हुई है, ये देखो pz लगी है। तो ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिडाइज फ्रॉम द s एंड p तुम्हारा है, b है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर BeCl2। तो तुम्हारा BeCl2 बन गया। यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट क्यों, ताकि तुम्हारा मैक्सिमम एंगल हो, लेस रिपल्शन हो। तो एंगल हो गया 180 डिग्री। तो एक तो ये तुम्हारा हो गया सेंट्रल एटम का sp हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा तुम्हारा sp हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कार्बन का। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये तुम्हारा H और ये तुम्हारा H। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड उसको लेंगे, ये तुम्हारी क्या होगी, लीनियर ज्योमेट्री होगी। तुम्हारा ये क्या होगा, लीनियर ये भी होगा। ठीक है, तो इन दोनों का एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। अब तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, तुम्हारी जो अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp। ठीक है, तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। यहाँ पे जो कार्बन है वो तुम्हारी क्या होगी, sp हाइब्रिडाइज होगी। तुम्हारा देखो ये sp ऑर्बिटल कार्बन की होगी, ये भी कार्बन sp हो गया। और जो हाइड्रोजन की ऑर्बिटल कौन होगी, s वाली होगी, तुम्हारा 1s ऑर्बिटल की होगी, हाइड्रोजन की होगी। ये तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तुम्हारा जो पाई बॉन्ड बनेगा, अगर मान लो ये तुम्हारी ये pz थी, ठीक है, तो एक जो पी वाई होगा और एक पी एक्स होगा। यहाँ पे समझ लो तुम्हारा पी वाई होगा, एक पी एक्स होगा। तो ये पी वाई का ओवरलैप होगा और एक्स का ओवरलैप होगा। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक है, देखो तुम यहाँ क्या है, ये तुम्हारी पी एक्स है, ये तुम्हारी पी वाई, इसका देखो साइड में ओवरलैप होगा। अभी दूर दूर दिखाया ताकि तुमको इजिली शो हो। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये से पाई बॉन्ड बन जाता है, ये तुम्हारे ऐसे ओवरलैपिंग होते हैं। यहाँ पे ये फिर से तुम्हारा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाया कि पाई बॉन्ड कुछ ऐसे बना होगा। ये तुम्हारा 2 पाई बॉन्ड है, तुम्हारा मतलब एक पी एक्स मान लो, ये पी वाई है, या तुम्हारा पी जेड वाली ये है। ठीक है, तो तुम्हारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इथाइन। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिनने हैं, और अगर लोन पेयर हो तो लोन पेयर को गिनना है, अगर तुमको हाइब्रिडेशन बतानी है। सिमिलरली तुम्हारा BCl3 है, तुमको पता है बोरॉन है, तो बोरॉन की ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तुम्हारा s में होगा 2 इलेक्ट्रॉन और p में होगा तुम्हारा 1 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p में, यानी ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी एक s ऑर्बिटल यूज होने वाली है, 2 p ऑर्बिटल यूज होने वाली है। ठीक है, इसलिए तुम्हारा हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगी। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगी। तुम्हारा यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसलिए क्लोरीन की भी क्या होगी, p ऑर्बिटल होगी। तो ये p ऑर्बिटल, ये तुम्हारी p ऑर्बिटल। यहाँ पे उन्होंने इतना डायरेक्शन नहीं दिखाया, तो उनको छोड़ दो। ठीक है, तुमसे सब पूछेगा नहीं ना, ये आज तक जेई में इसमें ऐसा पूछा गया है। ठीक है, फिर तुम्हारा ये मॉलिक्यूल है इथीन, यानी C डबल बॉन्ड C। वो कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, तो 2 बॉन्ड बना ली, यानी एक एच लगा होगा इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर। तो यहाँ पे तुम्हारे नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। अब 3 बॉन्ड है तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2। ठीक है, तुम्हारे नंबर काउंटिंग करनी है, देखो s और p के दो टोटल क्या होगा 3, यहाँ पे क्या होगा sp2। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मेशन दिखा रखा है कि तुम्हारा एक तो s ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैपिंग होगा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग से, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। और जो तुम्हारी मान लो ये pz है, ठीक है, अगर तुमने ये pz माना है, और तुम्हारी जो इसकी एक परपेंडिकुलर ऑर्बिटल होगी, ये कोई पाई बॉन्ड बनाएगी। यहाँ पे जैसे 2px दिखा रहा है कि 2px क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वैसे दिखा रखा है, ऐसा क्यों दिखाया, तुम्हारा देखो क्या है, अब 3 बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो 3 बॉन्ड अपने आप को स्पेस में कैसे ओरिएंट करेंगे, 120 डिग्री पे, क्योंकि sp2 हाइब्रिडेशन है ना, तो एंगल क्या होगा, 120 डिग्री स्क्वायर प्लानर। सी होगा, डबल बॉन्ड सी होगा, ये एच ऐसे होगा, ये एच ऐसे होगा, ये एच ऐसे होगा, ये एच ऐसे होगा। नहीं, ये तुम्हारी एक प्लेन होगा। ठीक है, इस प्लेन में सारे के सारे एलिमेंट रहने वाले हैं, एच ऐसे, ये एच ऐसे, एक प्लेन में। ठीक है, क्योंकि ये प्लानर ज्योमेट्री, ये प्लानर ज्योमेट्री। और तुम्हारा जो पाई बॉन्ड बनाएगा वो तुम्हारा कौन बनाएगा, इस जो उसके परपेंडिकुलर वाले ऑर्बिटल होगी। मान लो यहाँ पे पी एक्स है, तो पी एक्स में इसने बॉन्ड बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा जो प्लेन हो गया, तुम्हारा प्लेन होगा वाई जेड प्लेन, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी
कार्बन है, ठीक है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, एक्साइटेड स्टेट वाली, ये तुम्हारा एक यहाँ पे होगा, तीन यहाँ पे होनी, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों जो जोन हो जाएगा। अगर तुम्हारी ये जेड एक्सिस मान लेता हूँ मैं, और ये वाली मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाई जेड प्लेन हो जाएगा। यानी एक तो तुम्हारी पी वाई इसमें यूज हुई है, एक तुम्हारी पी जेड यूज हुई है, ठीक है, और एक तुम्हारे यहाँ पे एस यूज हुआ है, और एक तुम्हारी इसके परपेंडिकुलर वाली कौन होगी, पी एक्स होगी, ठीक है। फिर तुम्हारा सिमिलरली सी एच फोर का फॉर्मेशन है, तुमको पहले दिखा चुका हूँ एक्साइटेड स्टेट में करके कि तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चार तुम्हारे यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, तुम्हारी क्या यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, चार हाइड्रोजन के बॉन्ड बन जाएंगे, सारे हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा कुछ इस तरह से। तुम्हारी एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 109.5 डिग्री तुम्हारा सी एच फोर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ तुम्हारा एग्जाम्पल है पीसीएल फाइव का, फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लोगोगे तो क्या होगा, देखो एस में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, पी में तुम्हारे तीन इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब अगर उसको एक्साइटेड स्टेट लिखनी है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, डी खाली होनी चाहिए उसके लिए, यानी कि sp3d या d2 या d3, यानी ये तभी बन सकता है जब तुम्हारा सेंट्रल एटम क्या हो, थर्ड पीरियड या इसके ऑनवर्ड का हो, ठीक है। यहाँ पे डी खाली होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होगा वो उठ के कहाँ जाएगा, डी में जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हाफ फील्ड है कंप्लीटली, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, नहीं, एक एस लगा, तीन पी लगी और एक डी लगा, कन्वेंशन क्या होगी, sp3d, तो वही यहाँ पे दिखा रखा है। सिमिलरली यहाँ पे सल्फर है तो तुम्हारा देखो ऐसे हुआ, ठीक है। अब एक्साइटेशन होगा तो सारे सिंगल सिंगल हो जाएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन एक जहाँ पे अल्लाह चला जाएगा, इसमें मान लो चला गया, एक इसमें चला गया, तो छह ऐसे होगा तो छह बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ऐसे अब से तुम्हारी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, देखो एक एस ऑर्बिटल, तीन पी ऑर्बिटल, दो डी ऑर्बिटल, यानी क्या हो जाएगा sp3d2, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ सभी कंपाउंड को मैंने दिखा दिया, यानी अब हम ये टेबल फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, दो है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp होगा, तीन है तो sp2 होगा, ठीक है, चार है तो sp3 होगा, पांच है तो sp3d होगा, छह है तो sp3d2 होगा, यहाँ पे तुम्हारा sp3d3 होगा। अभी मैं तुमको वही हाइब्रिडेशन बता रहा हूँ जो तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, जैसे तुम्हारा dsp3 भी होता है, d2sp3 भी होता है, ठीक है, तो वो भी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कर रहे हैं जो तुम्हारी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। तो sp में तुमने देखा जनरली जो हमारी ऑर्बिटल जो तुम्हारी क्या एस हुई है, और p कौन सी होती है, पी जेड, क्योंकि हम जेड एक्सिस को जनरली इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एस पी जेड ही हो सकता है, ये एस पी एक्स भी हो सकता है, एस और पी वाई भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलर तुम्हारा यहाँ पे एस हो गया, दो पी लगेंगे, या तो दो पेयर बनेंगे, पी एक्स या तो पी वाई होगा, ठीक है, या तो तुम्हारा पी वाई पी जेड होगा, या तो तुम्हारा पी जेड पी एक्स होगा, डिपेंड करता है कि तुमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी ली है। सिमिलरली तुम्हारा एस पी थ्री है तो एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि एस हो, पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, ठीक है। और अगर इनके ऑर्बिटल्स की बात करें तो तुम्हारा वो जे मेंस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जे मेंस में नहीं पूछ सकता है, तो इसलिए इनको भी छोड़ देते हैं। अब दो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट, कि जनरली क्या होता है, तुम्हारे सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते इन द हाइब्रिडाइजेशन ड्यू टू द हायर एनर्जी, ठीक है। जैसे तुम नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि CH3 रेडिकल, ठीक है, इसको रेडिकल बोलते हैं। कैसे बनता है, तुम्हारा अगर CH4 है, तुम्हारा एक कोई बॉन्ड है, उसका अगर होमोलिटिक क्लेवेज कराते हैं तो CH3 बनता है। तुम कहाँ पढ़ते हो, ऑर्गेनिक में। तो बात करें इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, तीन बॉन्ड बने होंगे CH के बीच में, तो हाइब्रिडेशन होगी sp2, यानी तुम्हारी ये जो ऑड, ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होगा, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। बट जो तुम्हारा NO2 है उसकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है, यहाँ पे ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब तुमको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा PYQ में क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है। तो अगर तुम मान लोगे कि ये तुम्हारा हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व नहीं है NO2 में, तो तुम क्या देखोगे कि हाइब्रिडेशन क्या होगी, N है, डबल बॉन्ड O है, ये तुम्हारा O है, यहाँ तुम्हारा ऑड इलेक्ट्रॉन है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर तो है नहीं, यानी sp हाइब्रिडेशन होगी। अगर sp हाइब्रिडेशन होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर कुछ ऐसा होगा, और तुम्हारे 180 डिग्री पे हो, बट ऐसा नहीं होता है। NO2 का स्ट्रक्चर ये होता है, यहाँ पे तुम्हारा ये जो होता है ये तुम्हारी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ये तुम्हारा क्या होता है, पेंट शेप होता है, ना कि तुम्हारा ये लीनियर शेप होता है। बहुत अच्छी बात ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली अगर CH3 रेडिकल का स्ट्रक्चर बनाना है तो तुम्हारा ये स्ट्रक्चर सही होगा, ट्राइगोनल प्लानर, ठीक है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका नहीं होता क्योंकि ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में नहीं होता, ठीक है। जनरली हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल वो नहीं होती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर तुम्हारा अगला क्या लिखा कि sp हाइब्रिडेशन इज आल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडेशन, ठीक है। एक लाइन लिखी है एनसीईआरटी में कि तुम्हारा sp हाइब्रिडेशन उसको हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब तो एक बार क्वेश्चन आता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, कि बॉन्ड एंगल वो कंपेयर कराता है। तो देखो जब भी बॉन्ड एंगल कंपेयर करना होगा सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे कि उसकी हाइब्रिडेशन क्या है। अगर sp हाइब्रिडेशन है तो तुमको पता है 180 डिग्री एंगल होगा, अगर sp2 है तुमको पता है 120 डिग्री होगा, अगर sp3 है तुमको पता है 109.5 होगा, sp3d है तो तुमको तुमको पता है कि तुम्हारे 120 डिग्री वाले होंगे, तुम्हारे 90 डिग्री वाले होंगे, ठीक है। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के बाद अगर सबकी हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाती है तो देखोगे कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल तुम्हारा उतना कम होने वाला है एटम्स के बीच में। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारा NH3 है, H2 है,
तो NH3 है, देखो N हो गया तुम्हारा, एक लोन पेयर हो गया इसका, H हो गया, H हो गया, H हो गया, ठीक है। देखो तीन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, एक लोन पेयर, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 यानी टेट्राहेड्रल। सेम तुम्हारा H2O है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ सेंटर में आएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद दो लोन पेयर होंगे, दो बॉन्ड बनेगा, ये भी क्या होगा, sp3 होगा, यानी तुम्हारा ये भी क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है, यहाँ देखो दो लोन पेयर है। अगर तुमसे मान लो बोले कि ये एंगल कंपेयर करो H और HOH एंगल, और इसका HNH एंगल कंपेयर करो, तो ये दोनों एंगल अगर देखने हैं, यहाँ एंगल, ठीक है, ये एंगल क्या होगा, स्मॉलर होगा, यानी वन एंगल बोल लिया जाएगा, टू एंगल बोल लिया जाएगा, बोला जाएगा कौन सा इसमें स्मॉलर है, तो तुम्हारा ये क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी सेकंड वाला एंगल ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू वन, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है तो कम रिपल्शन लगाएगा, यहाँ पे दो लोन पेयर है तो ज्यादा रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन का क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा होंगे, बॉन्ड एंगल क्या होगा, उतना ही छोटा होगा, ठीक है। एक तो तुम्हारा पॉइंट, दूसरा नंबर ये हो गया। अब अगर तुम्हारे लोन पेयर्स भी सेम होते हैं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, देन चेक द साइज और द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम। अब कब तुमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, कब तुमको साइज देखना है, अगर दोनों एलिमेंट्स अलग अलग पीरियड के हैं तब तुम देखोगे साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। मतलब कि पीरियड 2 का एलिमेंट होगा वो तुम्हारा छोटा होगा एज कम्पेयर टू पीरियड 3, ठीक है। पीरियड 3 का छोटा होगा एज कम्पेयर टू पीरियड 4, ठीक है। जितना ज्यादा पीरियड उतना बड़ा एटम, टर्मिनेट बढ़ती है डाउन द ग्रुप जाने पे, तुमको पता है। बट अगर तुम्हारे वो सेम पीरियड के होते हैं, ठीक है, तब तुम्हारा उतना इफेक्ट पड़ता नहीं है साइज का। तब हम देखते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम की। अभी देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे पता लगेगा कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम साइज वाला देख लेते हैं, क्योंकि इस पे तुम्हारा एक PYQ है, ठीक है। बोला कि NH3 और PF3 में तुमको कंपेयर करना था किसमें तुम्हारा बॉन्ड एंगल कम होगा, ठीक है। NH3 में तो क्या होगा, ये तुम्हारा लोन पेयर, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H, ये तुम्हारा H। PF3 क्या होगा, P, ये भी है तुम्हारा sp3, ये भी तुम्हारा हाइब्रिडेशन सेम है, ठीक है। F, ये F, ये F, तो तुम्हारा P एटम क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसे समझ लो तुम्हारा ये एक, तुम्हारा ये N है, ये मान लो इतना बड़ा है, P तुम्हारा मान लो ये इतना बड़ा है। अब यहाँ पे तुमने ये बॉन्ड लगाया, ये बॉन्ड लगाया, ये बॉन्ड बनाया, यहाँ पे तुमने ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा मतलब बॉन्ड बनाया, तो बॉन्ड की मान लेता हूँ मैं सेंटर में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, वैसे तो सेंटर में नहीं होते, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उसके तरफ होते हैं, मान लेता हूँ मैं सेंटर में दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। मैं दोनों मान लेता हूँ, दो यहाँ पे, सिमिलर तुम्हारा यहाँ पे है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा रिपल्शन है कम लगेगा एज कम्पेयर टू इसके, तो नहीं, यहाँ पे तुम्हारा बॉन्ड एंगल ज्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू इसके, यानी जितना बड़ा साइज सेंट्रल एटम का होगा उतना ही कम बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी यहाँ पे तुम्हारा इस वाले केस में बॉन्ड एंगल कम होगा एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखेंगे, जब तुम्हारा क्या होगा, सेम पीरियड वाले में, तुम्हारा क्लोरीन फ्लोरीन ले लिया, ClF3 है तुम्हारा, ये PF3 है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, तुम्हारा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो ये मान लो तुम्हारा ये क्या है, Cl है, ये तुम्हारा F है, ये तुम्हारा F है, तुम्हारा है, ठीक है। ClF3, ये PF3। तो ये अगर इसके कंपेयर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसके जो मान लो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो अगर मान लो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होती है तो सेंटर में होगा, बट फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, नहीं फ्लोरीन इसको इधर खींचेगा, ठीक है, खींचेगा, बट इस केस में कम खींच पाएगा एज कम्पेयर टू इसके, नहीं जो इसका लोन पेयर होगा, ठीक है, वो तुम्हारा इस क्लोरीन एटम के ज्यादा क्लोज होगा एज कम्पेयर टू इसके, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यहाँ मतलब दूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पास में ज्यादा है तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, नहीं यहाँ पे बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, नहीं इसमें इस केस में मान लो ये वन है, ये मान लो टू है, तो वन वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू टू, ठीक है। यानी तुम्हारा क्या, कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा। अगर उनकी हाइब्रिडेशन सेम है, अगर उनके नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है, अगर उनका पीरियड नंबर भी सेम है, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन भी तुमसे कभी पूछेगा नहीं, अभी तक जेमेंस में नहीं पूछा है, बट एडवांस में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस पर भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हारा ये दो क्वेश्चन है, बोला कि द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, कौन सा सही है, ठीक है। तो तुम्हारा बी क्या है, इसका सही कर्व है, देखो ये कर्व पे क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तुमको पता है पीएक्स अलोंग द एक्सिस होती है, पीवाई अलोंग द एक्सिस होती है, पीजेड अलोंग द एक्सिस होती है, डीएक्सवाई नहीं होती है, डीवाईजेड भी नहीं होती है, डीएक्सजेड भी नहीं होती है, डीजेड स्क्वायर होती है, ठीक है, डीजेड स्क्वायर है। तो तुम्हारी ये भी अलोंग द एक्सिस होती है। टोटल कितना हो गया, पांच, यानी इसका क्या था, फाइव इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन तुम्हारा, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। बोला कि द HOH बॉन्ड एंगल इन द वाटर इज 104.5 डिग्री। बिल्कुल सही बात है, सही लिखा है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला था एंगल याद कर लेना। आगे बोला था लोन पेयर रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ये भी क्या है, सही वो स्टेटमेंट नहीं, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और यही इसका रीजन भी होता है कि तुम्हारा एंगल तुम्हारा 109.5 डिग्री से कम हो जाता है, ठीक है।
यही तुम्हारा बोथ आर द करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी डी क्या है इसका आंसर है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा assertion है कि जीरो ऑर्बिटल ओवरलैप इज द आउट फेज ओवरलैप। बिल्कुल सही बात है, तुमको ने बताया था कि तुम्हारा POQ पूछा गया है, ठीक है। इट रिजल्ट ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन स्लैश, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ अप्रोच ऑफ ऑर्बिटल। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी तुम्हारा सही है, तो दोनों ही सही है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ये, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हो गया, ए इसका आंसर हो गया। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में तुमको मैं सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके बताऊंगा जितने तुम्हारे आज तक PYQ में पूछे गए हैं, और कैसे ट्रिक बताऊंगा कि तुम कैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे, ठीक है। एक रूल लिखा दूंगा जिससे तुम कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। तो वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।